राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति होगा। क्या यह कथन गलत है? उपराष्ट्रपति पद के साथ न तो कोई कार्य जुड़ा है और ना ही वेतन भत्ते जुड़े हैं। क्या यह गलत है? उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और सभापति के रूप में ही उन्हें वेतन भत्ते मिलते हैं। क्या यह कथन गलत है? या उपराष्ट्रपति जब राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं तो उन्हें राष्ट्रपति के वेतन भत्ते मिलते हैं और राज्यसभा के सभापति के रूप में भी उन्हें वेतन भत्ते प्राप्त करने का हक होता है। जरा बताइए इसमें से कौन सा कथन गलत है? कमलपाल फर्स्ट का बी। चलिए बेटा राम दुलारे, अभी तक तो एक मत होकर के आ रहे हैं, बाकी लोग भी आंसर दीजिए, फटाफट आंसर दीजिए। क्या उत्तर होगा? 1 मिनट से अधिक नहीं लगना चाहिए एक प्रश्न के उत्तर में, मैक्सिमम समय 1 मिनट होना चाहिए। पूजा जोशी बी। अच्छा, सब लोग बी के पक्ष में जा रहे हैं। अजय 1 का डी। ओके, चलिए और आगे बढ़िए, और आगे बढ़िए, फटाफट आंसर दीजिए। डिक्टेटर ऑफ यूपीएससी डी, आर्यन यादव। चलिए ओके, यानी मत भिन्नता हो गई, समानता नहीं है। तो आइए अब मैं एक एक करके एक्सप्लेनेशन करता हूं। आर्टिकल 63 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यह बात बिल्कुल सही है। उपराष्ट्रपति पद के साथ न तो कोई कार्य जुड़ा हुआ है और ना ही कोई वेतन भत्ते जुड़े हुए हैं, यह भी बात बिल्कुल स्पष्ट है। कैसे स्पष्ट है ये? आ जाइए, अनुच्छेद 64 कहता है, और अनुच्छेद 64 क्या कह रहा है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और सभापति के रूप में उन्हें वेतन भत्ते मिलते हैं अनुच्छेद 97 के अकॉर्डिंग। राइट नाउ आर्टिकल 97 में जो राज्यसभा के सभापति के वेतन भत्ते की बात की गई है, वो वेतन भत्ते किसको मिलेंगे? आपके उपराष्ट्रपति को। तो उपराष्ट्रपति पद के लिए कोई वेतन भत्ता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उपराष्ट्रपति के कोई कर्तव्य हैं ही नहीं। उपराष्ट्रपति एक पद है जिसके साथ संविधान ने कोई कर्तव्य नहीं जोड़े हैं। नो ड्यूटीज, कोई ड्यूटी नहीं है उपराष्ट्रपति के रूप में। हां, उपराष्ट्रपति के रूप में जो ये पद है, इसको हमने पदेन सभापति बना दिया है कि भाई आप उपराष्ट्रपति हो, लेकिन आपका काम होगा राज्यसभा के सभापति के रूप में काम करना। तो जब राज्यसभा के सभापति के रूप में काम करेंगे तो काम के विरुद्ध वेतन मिलेगा। तो वेतन भत्ता किसका मिलेगा? राज्यसभा के सभापति का। यह पॉइंट क्लियर हो गया। यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई। आर्टिकल किस में लिखा हुआ है? 64 में लिखा हुआ है। ये आ जाइए, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। अब यह कह रहा है उपराष्ट्रपति जब राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं तो उन्हें राष्ट्रपति के वेतन भत्ते मिलते हैं। तो यह बात बिल्कुल सही है। हमने संसदीय अधिनियम से क्लियर कर दिया है। वैसे इसमें यह लिखा हुआ है कि संसद तय करेगी कि उन्हें कितने वेतन भत्ते दिए जाएंगे, लेकिन संसदीय अधिनियम से यह डिसाइड कर दिया गया है कि जो भाई राष्ट्रपति को दिया जाता है वही राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति को दिया जाएगा। इज इट क्लियर? अब आइए, लेकिन ध्यान से आप समझिएगा, अनुच्छेद 64 में ही यह बात कही गई है कि जब राज्यसभा के सभापति के रूप, यानी जब वो उपराष्ट्रपति के रूप में यानी राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे तो राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन भत्ते के हकदार नहीं होंगे। यह बात अनुच्छेद 64 में लिख दी गई है। यानी राष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे और जब वो अनुच्छेद 65 के तहत जब वो राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हों तो उन्हें 97 के तहत जो सभापति के रूप में वेतन भत्ते मिलते हैं उन वेतन भत्तों के वो हकदार नहीं होंगे। ये बात किस में लिखी हुई है? आर्टिकल 64 में ही लिखी हुई है। तो इसलिए गलत कथन क्या हो गया? गलत कथन ये हो गया, यानी यहां तक तो सही था लेकिन यहां के बाद ये कथन क्या हो गया? गलत हो गया। ये जो लाइन है ये आपकी गलत दी हुई है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। ओके, चलिए आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न है और जरा इस प्रश्न पर विचार कीजिए और अपना उत्तर देने की कोशिश कीजिए। फटाफट आंसर दीजिए बेटा। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत शानदार। द ग्रेट पॉलिटी किंग टीचर, थैंक यू बेटा। आप लोग जो है इस मेहनत को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, मेरे लिए पारितोषिक है। चलिए, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं, ठीक है। कब करेंगे? अब यह दिया है जब राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्ति हो जाए। क्या हो जाए? आकस्मिक रिक्ति, पहली बात। दूसरी बात क्या लिखी हुई है? जब किसी वजह से
राष्ट्रपति अपने कार्यों को करने में असमर्थ हों। यानी इन दोनों ही कंडीशन में वो कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे या किसी एक कंडीशन में करेंगे। फटाफट आंसर दीजिए बेटा प्रश्न का उत्तर पढ़ते हुए। यस, कमल कुमार, डिक्टेटर ऑफ यूपीएससी, आर्यन, राम दुलारे, सर दोनों ही सही हैं। ओके, फटाफट आंसर दीजिए। वेरी गुड। आपकी स्क्रीन पर प्रश्न है और जरा बैटिंग कीजिए। बॉलिंग आपकी आ चुकी है, खेलिए बहुत शानदार तरीके से दूसरी बॉल को। तो मैं आपको बता दूं कि अनुच्छेद 65 की धारा 1 से कनेक्टेड है आपका ये, और धारा 2 से कनेक्टेड है ये। यानी राष्ट्रपति पद की आकस्मिक रिक्ति का मतलब है कि राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, या वो अपने पद से त्यागपत्र दे दें, या उन्हें महाभियोग के माध्यम से उनके पद से हटा दिया जाए, या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उनके निर्वाचन को रद्द घोषित कर दिया जाए। राइट, ये जो वजह हैं जिनसे उनका पद रिक्त होगा। ठीक है, तो फिर 65 की धारा 1 के अनुसार उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। अब 65 की धारा 2 क्या कह रही है कि यदि बीमार होने की वजह से या किसी अन्य वजह से अनुपस्थित होने पर, यानी अनुपस्थित हैं वो, बीमारी की वजह हो सकती है, कहीं विदेश दौरा हो सकता है, या और कोई वजह हो सकती है जिसकी वजह से राष्ट्रपति अपने कार्य नहीं कर सकते, तो फिर ऐसी स्थिति में आर्टिकल 65 की धारा 2 के अनुसार उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे। यह बात 65 की धारा 2 में लिख दी गई है। तो इन दोनों ही कंडीशन में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही हैं। और प्रश्न पूछा है आपसे सत्य कथन कौन सा है, तो दोनों ही कथन सत्य हैं, पहला भी है और दूसरा भी है, यानी दोनों कथन सत्य हो जाते हैं। यहां पॉइंट की क्लैरिटी है। अब यहां एक बात और नोट कर लीजिए बेटा। नोट करने वाली बात क्या है कि इस वाली स्थिति में कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्यकाल अधिकतम 6 महीने हो सकता है। इस वाली स्थिति में क्यों? क्योंकि अनुच्छेद 62 की धारा 2 कहती है कि पद रिक्त होने की तारीख से, राष्ट्रपति का पद रिक्त होने की, यानी वैकेंट हो गई है सीट, अब इलेक्शन के माध्यम से अब राष्ट्रपति आएगा, वैकेंट हो गई है, तो वैकेंट होने की तारीख से 6 महीने के अंदर चुनाव कराना जरूरी है। तो इसका मतलब इस वाली स्थिति में कार्यवाहक राष्ट्रपति, यानी जो आपके उपराष्ट्रपति हैं, वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे, तो अधिकतम कितने समय के लिए? 6 महीने के लिए कर सकते हैं। अच्छा, फिर अगली बात क्या जा रही है, इसमें क्या होगा कि किसी वजह से असमर्थ हैं तो वो तब तक उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम करते रहेंगे जब तक कि वो पुनः अपनी सीट पर नहीं आ जाते हैं, यानी पुनः रिज्यूम नहीं कर लेते हैं। तो इसका मतलब इसमें टाइम पीरियड फिक्स नहीं है। इसमें 10 दिन भी हो सकते हैं, 5 दिन भी हो सकते हैं, 20 दिन भी हो सकते हैं, महीने भी हो सकता है, 6 महीने भी हो सकते हैं, साल भी हो सकती है। यह डिपेंड करता है सिचुएशन पर। तो यहां टाइम पीरियड फिक्स नहीं है, लेकिन इस मामले में टाइम पीरियड फिक्स है, मैक्सिमम 6 महीने। पॉइंट की क्लैरिटी है। तो इस लेवल पर भी यूपीएससी प्रश्न करती रहती है, तो इस प्रश्न पर यह भी विचार कर लीजिएगा ध्यान से, ठीक है ना। चलिए, आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न है और जरा इस प्रश्न पर विचार कीजिए और अपना उत्तर देने की कोशिश कीजिए। और सेशन को जरा शेयर भी कर दीजिए बच्चा सभी लोगों में। राइट नाउ जो भी आपका नेटवर्क है उसमें शेयर करते चले जाइए, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथे, इस तरह से चेन बनती चली जाती है। और ये एक शिक्षक के मनोबल का कार्य करती है कि उसको कितने लोग यानी उसके समर्थन में खड़े हुए हैं, कितने लोग उसको देख रहे हैं, ये बड़ा महत्व रखता है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? अब जरा गलत कथन को आइडेंटिफाई कीजिए। इसका मतलब यह हुआ कि इन 4 कथनों में से 3 कथन सही हैं और कोई एक कथन गलत होगा। तो जरा उस गलत कथन को पता लगाइए, वो गलत कथन कौन सा है। फटाफट आंसर का जवाब दीजिए। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। यस, ऐसे ही लंबे लंबे प्रश्न मिलेंगे आपको यूपीएससी में ठीक है ना। स्टेट पीएससी में भी अब इसी तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो इनके लिए तैयार रहिए।
इनको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स। अगर कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी नहीं है तो ये प्रश्न गलत हो जाते हैं। यस, चलिए आंसर देना शुरू करते हैं। 2 लोगों का आंसर आ चुका है, बाकी लोग भी आंसर दीजिए, कोई बात नहीं, गलत होगा तो क्या हुआ, लेकिन आंसर देना जरूरी है। राम दुलारे वेरी गुड, रितु कुशवाहा वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, और भी दीजिए, फटाफट आंसर दीजिए। कोई नहीं, गलत हो गया तो क्या हुआ, अगर गलत उत्तर होगा तो क्या फर्क पड़ रहा है, होने दीजिए, कम से कम 26 मई को तो गलती नहीं होगी। इज इट क्लियर? तो आ जाइए। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संख्यमणि मत पद्धति द्वारा होता है। क्या यह कथन सही है? तो मैं आपको बता दूं कि यह जो कथन है यह बिल्कुल सही कथन है। और सही कथन कैसे है, ध्यान से आप समझिएगा। 55 की धारा 2 कहती है कि राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संख्यमणि मत पद्धति द्वारा होगा। ठीक इसी प्रकार से, ध्यान से आप समझिएगा, ठीक इसी प्रकार से अगर हम 66 में जाएं, अनुच्छेद 66 में, तो उपराष्ट्रपति के लिए भी यही कहा है कि उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होगा वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संख्यमणि मत पद्धति के माध्यम से होगा। और यहां एक कॉन्सेप्ट और आता है कि यह मतदान कैसा होता है, गुप्त मतदान के माध्यम से होता है। किससे होता है? गुप्त मतदान। राष्ट्रपति का चुनाव भी गुप्त मतदान से होता है और उपराष्ट्रपति का चुनाव भी गुप्त मतदान से होता है। यह बात नोट कर लीजिएगा। अब आइए, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के लिए ही चुनाव लड़ने के लिए कम से कम 35 वर्ष की आयु और भारत का नागरिक होना आवश्यक है। तो देखिए, आर्टिकल 58 में तो राष्ट्रपति के लिए यह बात कही गई है कि 35 वर्ष की आयु और भारत का नागरिक, और आपके अनुच्छेद 66 में ही यह बात कही हुई है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए 35 वर्ष की आयु और भारत का नागरिक होना चाहिए। तो यह स्टेटमेंट भी सही है। अब आइए, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की अहर्ता होनी चाहिए। यह बात अनुच्छेद 58 में स्पष्ट तौर पर लिखी हुई है राष्ट्रपति के लिए। अब आइए, जबकि उपराष्ट्रपति के लिए राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की अहर्ता होनी चाहिए। तो यह बात भी अनुच्छेद 66 में स्पष्ट तौर पर लिखी हुई है। तो स्टेटमेंट यह भी सही है। अब जरा यहां पर आ जाइए, आपसे प्रश्न यह है कि भाई राज्यसभा यानी उपराष्ट्रपति के लिए राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की अहर्ता क्यों रखी गई है? क्योंकि वो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। तो उन सदस्यों के बराबर उनके अंदर क्या होनी चाहिए? क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, राइट। और फिर आप कहेंगे कि सर राष्ट्रपति तो लोकसभा से कोई लेना देना नहीं है, तो राष्ट्रपति को फिर लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की अहर्ता क्यों रखी गई है 58 में? तो उसकी वजह यह है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के परामर्श के अनुसार काम करते हैं। किसके? मंत्रिपरिषद के। और मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी बनाई गई है? आर्टिकल 75 की धारा 3 के अनुसार लोकसभा के प्रति उत्तरदायी बनाई गई है। तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होने की, तो इसका मतलब जिसके कहने पर आप काम कर रहे हैं, कम से कम वो क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए ना, उस स्टैंडर्ड की। तो इसलिए यह कहा है कि लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की अहर्ता होनी चाहिए। किसके पास? राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए। और उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की अहर्ता होनी चाहिए। यानी उन सदनों के सदस्य बनने के लिए जो अहर्ताएं डिसाइड की हुई हैं, उन अहर्ताओं को भी आप धारण किए हुए होने चाहिए, तभी आप नॉमिनेशन फाइल कर सकते हैं, अदरवाइज आप नॉमिनेशन फाइल नहीं कर सकते। ठीक है, तो यह स्टेटमेंट भी सही है। अब बचा ये, तो ये गलत होगा। तो गलत कैसे होगा, जरा इसको भी देख लेते हैं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के केवल निर्वाचित सदस्य भाग ले सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। कैसे होता है ये गलत? कि राष्ट्रपति के मामले में तो सही है ये, यानी राष्ट्रपति के चुनाव में तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। लेकिन अगर अनुच्छेद 66, यानी ध्यान से आप समझिए, निर्वाचन से रिलेटेड है 66, तो अनुच्छेद 66 को आप देखेंगे तो उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति का चुनाव लोकसभा के सदस्यों और राज्यसभा के सदस्यों द्वारा गठित निर्वाचक मंडल के माध्यम से होगा। यानी अब यहां उसने भेद नहीं किया है, सिर्फ क्या लिखा हुआ है? लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य। इसका मतलब मनोनीत और निर्वाचित
दोनों ही प्रकार के सदस्य मतदाता होते हैं किसके? उपराष्ट्रपति के। लेकिन राष्ट्रपति के लिए मनोनीत सदस्य मतदाता नहीं होते हैं, केवल निर्वाचित सदस्य मतदाता होते हैं। इसलिए यह कथन क्या हो गया? आपका गलत हो गया। पॉइंट की क्लैरिटी है? यह समझ में आ गया? यहां तक समझने में कोई दिक्कत तो नहीं है? पॉइंट की क्लैरिटी है? चलिए, आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न है और जरा इस प्रश्न पर विचार कीजिए और अपना उत्तर दीजिए, फटाफट आंसर दीजिए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन है ये? निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अब यहां पर 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं और उन 4 स्टेटमेंटों में से आपको यह पता लगाना है कि सत्य कथन कौन कौन से हैं। राइट? यानी सत्य कथनों के बारे में आपको पता लगाना है। फटाफट आंसर दीजिए, इसका क्या उत्तर होगा। देखिए, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र देता है, क्या यह कथन सही है? उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को त्यागपत्र देता है, क्या यह कथन सही है? राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अगर वो नहीं है तो उपलब्ध वरिष्ठतम न्यायाधीश पद की शपथ दिलाते हैं, क्या यह कथन सही है? चौथा, उपराष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अथवा उपलब्ध वरिष्ठतम न्यायाधीश पद की शपथ दिलाते हैं। अब ये 4 ऑप्शन हो गए, क्या चारों ही ऑप्शन सही हैं या इनमें से कोई 3 सही हैं या कोई 2 सही हैं? जरा फटाफट आंसर दीजिए, क्या होगा इसका उत्तर? रितु कुशवाहा, वेरी गुड। अजय कुमार, वेरी गुड। कौशिंद्र कुमार, वेरी गुड। कुरबान अली, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। चलिए फटाफट आंसर दीजिए, क्या होगा इसका उत्तर? 4th का डी, यानी 1 2 3 4 चारों ही ऑप्शन सही हैं। आ जाइए जरा। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र देते हैं, यह बात बिल्कुल सही है और यह बात कहां लिखी हुई है? अनुच्छेद 56 की धारा 1 क में। किस में लिखी हुई है? अनुच्छेद 56 की धारा 1 क में क्या लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले उपराष्ट्रपति को संबोधित करके अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। अब आइए इसको, यह भी स्टेटमेंट सही है और यह कहां लिखा हुआ है? अनुच्छेद 67 में। क्या लिखा हुआ है? उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होगा अपने पद ग्रहण की तारीख से, लेकिन इससे पहले वह राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। तो यानी उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को त्यागपत्र देता है और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र देता है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हो गए। अब आ जाइए, अनुच्छेद 60 के अनुसार यह स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है कि राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं और अगर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय का जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा, उपलब्ध वरिष्ठतम न्यायाधीश, वो शपथ दिला देगा। यह बात अनुच्छेद 60 में स्पष्ट लिखी हुई है, इसलिए यह भी कथन सही है। अब आ जाइए, उपराष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अथवा उपलब्ध वरिष्ठतम न्यायाधीश पद की शपथ दिलाते हैं, तो यह स्टेटमेंट गलत है। गलत कैसे है? आ जाइए, अनुच्छेद 69 कहता है कि राष्ट्रपति शपथ दिलाएंगे या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति क्या करेगा? इन्हें शपथ दिलाएगा। तो यह वाला स्टेटमेंट क्या है? गलत है। तो पूछ रहा है सही कथन कौन सा है, यानी उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं? राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत व्यक्ति। यह बात कहां लिखी हुई है? आर्टिकल 69 में स्पष्ट तौर पर लिखी हुई है। यानी अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति के शपथ का प्रारूप दिया हुआ है और अनुच्छेद 69 में उपराष्ट्रपति के शपथ का प्रारूप दिया हुआ है। दोनों के प्रारूप में अंतर भी है, शपथ ग्रहण में उसमें भी अंतर है। अंतर होने की अपनी एक वजह है, क्योंकि राष्ट्रपति हेड ऑफ द स्टेट होते हैं जबकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। उपराष्ट्रपति पद के साथ कोई कर्तव्य नहीं जुड़े हुए हैं, तो सभापति होने के नाते, ध्यान से आप समझिएगा, उनके शपथ का, तो वहां पर जब वो शपथ ग्रहण करते हैं तो वो ये नहीं कहते कि मैं उपराष्ट्रपति के रूप में, वो ये कहते हैं, उसमें लिखा होता है कि मैं संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा
तथा जो पद में ग्रहण करने जा रहा हूं, जो पद या जिस पद को मैं ग्रहण करने जा रहा हूं। अब जिस पद शब्द का उल्लेख है, ध्यान से आप समझिएगा, क्योंकि जिस पद का मतलब यह हुआ कि उपराष्ट्रपति पद है लेकिन उसके साथ कोई कर्तव्य नहीं है। अब उसको पदेन सभापति बना दिया है, किसका? राज्यसभा का। तो जब राज्यसभा का सभापतित्व करेंगे तो वहां शपथ ग्रहण थोड़ी नहीं करेंगे। शपथ ग्रहण किसने करा दी? राष्ट्रपति ने करा दी। और मैं आपको बता दूं कि चाहे लोकसभा हो, राइट, या राज्यसभा हो, राइट नाउ ध्यान से आप समझिएगा, राष्ट्रपति जो शपथ ग्रहण की जो बात आती है उसमें राष्ट्रपति का बड़ा रोल होता है। राइट नाउ इस पर आगे प्रश्न होंगे, मैं उस पर बात करूंगा, अभी यहां चर्चा नहीं करेंगे। हो सकता है अभी आगे प्रश्न हो तो फिर उसका पहले ही आंसर मिल जाएगा आपको, राइट। तो फिर प्रश्न लगाने का मतलब क्या रहा, यहां तक समझने क्लैरिटी है। तो 1 2 3 सही है, ये चौथा स्टेटमेंट गलत है और आपसे सत्य कथन पूछा है, तो आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा आपका? सी आंसर हो जाएगा। वेरी गुड। संघर्ष यूपीएससी, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। इस नाम से तो पहली बार आगमन हुआ है, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। चलिए आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न है और जरा इस प्रश्न पर विचार कीजिए और अपना उत्तर देने की कोशिश कीजिए। फटाफट आंसर दीजिए बेटा, क्या उत्तर होगा? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के शपथ प्रारूप में समानता है। ध्यान से आप समझिए, राष्ट्रपति भी शपथ ग्रहण करते हैं, उपराष्ट्रपति भी शपथ ग्रहण करते हैं, तो उनका जो प्रारूप है उसमें समानता क्या है, यानी किस बात को लेकर के समानता है। यानी राष्ट्रपति भी शपथ ग्रहण करते हैं और उपराष्ट्रपति भी शपथ ग्रहण करते हैं, तो दोनों के शपथ का जो प्रारूप है उसमें समानता किसको लेकर के है। तो यहां पर ये स्टेटमेंट दिए हुए हैं, उन स्टेटमेंट को आप आइडेंटिफाई कीजिए कि उस स्टेटमेंट, वह स्टेटमेंट राष्ट्रपति के भी शपथ प्रारूप में है और वह स्टेटमेंट उपराष्ट्रपति के भी शपथ प्रारूप में है, उसको आप स्पष्ट कीजिए। पूजा जोशी, मुंबई प्रेसिडेंसी से मदन लाल जी, ओके बेटा, वेरी गुड वेरी गुड। राम दुलारे सिंह, 5th का बी, ओके। फटाफट 5वीं बॉल है और आप इसको खेलिए। रितु सिंह, 5th का ए, वेरी गुड वेरी गुड। आगे बढ़िए, समानता को लेकर के क्या है? कुर्बान अली, 5th का ए, अजय 5th का ए, वेरी गुड वेरी गुड। कौशिंद्र कुमार, 5th का ए, वेरी गुड वेरी गुड। अब देखिए, ये प्रश्न डिजाइन हुआ है और ये मैंने खुद डिजाइन किया हुआ है आपके लिए। क्यों किया है? इससे रिलेटेड आपसे इस तरह के क्वेश्चन और भी डिजाइन हुए हैं, यूपीएससी ने किए हैं, तो उसी पैटर्न पर मैंने भी आपका एक प्रश्न डिजाइन कर दिया है। और ये मैं आपको बता दूं कि आप सभी का उत्तर गलत है। यहां गलत क्यों है? अब आ जाइए, यह प्रश्न क्यों डिजाइन किया है, जरा अब उस पर आ जाइए। क्योंकि आपसे पेपर 4 में क्वेश्चन किया गया है और पेपर 2 में भी क्वेश्चन आया है मेंस में, कि संवैधानिक पदाधिकारियों के मामले में विभिन्न पदाधिकारियों की शपथ के प्रारूप में अंतर के पीछे जो दृष्टिकोण है या जो मर्म है उस पर टिप्पणी कीजिए। शब्दावली कुछ इधर उधर हो सकती है, एग्जैक्ट शब्द वही नहीं है जो प्रश्न पूछे गए हैं, लेकिन प्रश्न का भाव वही है जो मैं आपके सामने यहां पर व्यक्त कर रहा हूं। प्रश्न कैसे आया है, यूपीएससी ने कैसे किया है कि संविधान के तहत विभिन्न पदाधिकारियों के मामले में जो शपथ का प्रारूप दिया हुआ है उस शपथ के प्रारूप में अंतर है, तो उस अंतर के पीछे का मर्म क्या है उस पर चर्चा कीजिए। यानी प्रारूप में अंतर क्यों आया है तो वो संविधान के अंदर ही। तो ध्यान से आप समझिएगा, राष्ट्रपति अनुच्छेद 60 के तहत जो प्रारूप है उस प्रारूप में शपथ ग्रहण करते हैं और उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 69 के तहत जो प्रारूप है उसमें शपथ ग्रहण करते हैं। इन्हें शपथ दिलाते हैं सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और इन्हें शपथ दिलाते हैं स्वयं राष्ट्रपति या उनके द्वारा मनोनीत व्यक्ति। अब आ जाइए, संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखना, ये कौन है? ये आपके उपराष्ट्रपति शपथ ग्रहण करते हैं इस तरह की, ठीक। पहली लाइन उनकी यही होती है। लेकिन आर्टिकल 60 के तहत पूरे प्रारूप में
राष्ट्रपति के मामले में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, तो यह रिजेक्ट हो गया। यानी इस तरह की शपथ उपराष्ट्रपति ग्रहण करते हैं, राष्ट्रपति नहीं। अब आइए, संविधान का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करना, यह शपथ कौन ग्रहण करते हैं? यह अनुच्छेद 60 के तहत राष्ट्रपति ग्रहण करते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति के प्रारूप में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है। अब आ जाइए, भारत की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूंगा, यह बात भी ये शपथ ग्रहण करते हैं। शपथ ग्रहण के प्रारूप में राष्ट्रपति के में यह भी है और यह भी है, लेकिन ये दोनों बातें उपराष्ट्रपति के शपथ प्रारूप में नहीं है। और ये वाला प्रारूप है, यानी उपराष्ट्रपति के प्रारूप में ये वाली शब्दावली, ये लाइन लिखी हुई है, लेकिन ये वाली लाइन राष्ट्रपति के में नहीं है। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। सुरेंद्र गोस्वामी ए। आप सब लोगों के उत्तर गलत हो गए और प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की जरूरत नहीं है। आ जाइए, ये आपकी वेयर एक्ट है और वेयर एक्ट में उठा करके आप देख लीजिए, अनुच्छेद 60 को निकालिए। क्या कहा है अनुच्छेद 60 में? देखिए, मैं अमुक व्यक्ति ईश्वर की शपथ लेता हूं या सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं। क्या करता हूं? मैं श्रद्धा पूर्वक भारत के राष्ट्रपति के पद का कार्यपालन, संविधान नहीं लिखा है, श्रद्धा पूर्वक भारत के राष्ट्रपति का कार्यपालन करूंगा तथा अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा, और मैं भारत की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूंगा। संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखने का यह नहीं, बल्कि यह तो संविधान के प्रिजर्व, प्रोटेक्ट, डिफेंड करने की शपथ ग्रहण करते हैं। अब आ जाइए 69 में उपराष्ट्रपति को। तो उपराष्ट्रपति का 69 को जैसे ही आप खोलेंगे तो उसमें क्या लिखा हुआ है? मैं अमुक अपना नाम लेकर के ईश्वर की शपथ लेता हूं या सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, और जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं, अब यहां उपराष्ट्रपति शब्द नहीं दिया है, जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक निर्वहन करूंगा। इतना सा है, राइट? तो ऐसा क्यों है, यानी इसमें अंतर क्यों आया? उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के शपथ के प्रारूप में ये अंतर क्यों है? तो इस अंतर के क्यों का जवाब मिलेगा आपको मेंस वाले टेस्ट सीरीज में। हम लोग जैसे ही आपका प्रीलिम्स वाइंड अप हो जाएगा तो एक मेंस के लिए भी आपके लिए सेशन चलाएंगे कि मेंस के उत्तर कैसे लिखे जाएं, तो वहां पर इन सब चीजों का जवाब देंगे। यहां अब मुझे लगता है कि हमारा विषयांतर हो जाएगा, ठीक है ना? तो आइए आगे बढ़िए। आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न है और जरा इस प्रश्न पर विचार कीजिए और अपना उत्तर देने की कोशिश कीजिए। फटाफट आंसर दीजिए, क्या उत्तर होगा इसका। आपकी स्क्रीन पर प्रश्न है, जब राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्ति हो जाती है, आकस्मिक रिक्ति हो जाती है और उपराष्ट्रपति उपलब्ध न हो, तो राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन कौन करेगा? भाई आर्टिकल 65 की धारा 1 कहती है कि आकस्मिक रिक्ति, आकस्मिक रिक्ति का मतलब क्या हुआ कि राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, या वो रिजाइन कर दें, या उन्हें महाभियोग से हटा दिया जाए, या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उनके निर्वाचन को रद्द घोषित कर दिया जाए, या कोई अन्य कारण भी हो सकता है, उनका स्थान रिक्त हो गया। तो अब भाई राष्ट्रपति के रूप में काम तो करना ही पड़ेगा, हेड ऑफ द स्टेट का पद खाली तो रह नहीं सकता। तो जब तक निर्वाचित सदस्य आए, यानी निर्वाचित राष्ट्रपति आए, तब तक उनके काम को कौन करेगा? आ जाइए, ऑप्शन है ये 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। संविधान के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, और यदि वह भी उपलब्ध नहीं है तो उपलब्ध वरिष्ठतम न्यायाधीश। यानी क्या कहा है कि अगर उपराष्ट्रपति उपलब्ध नहीं है तब कौन? भाई ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाती है ना कि उपराष्ट्रपति नहीं है, तो फिर राष्ट्रपति के रूप में कौन काम करेगा भाई? तो संविधान के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, और यदि वह भी उपलब्ध नहीं है तो उपलब्ध वरिष्ठतम न्यायाधीश करते हैं, पहला ऑप्शन। संविधान के अनुसार संसद उपबंध करती है। संसदीय अधिनियम के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, और यदि यह भी उपलब्ध नहीं है
तो उपलब्ध वरिष्ठतम न्यायाधीश करते हैं। अब ये 3 ऑप्शन दे दिए हैं। अब इसमें से सत्य कथन को आइडेंटिफाई कीजिए, सत्य कथन कौन सा होगा। जल्दबाजी में आंसर मत दीजिएगा बेटा, आपके आईएएस स्टैंडर्ड के लेवल के ये वो प्रश्न सेट किए जा रहे हैं जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं, और ये प्रश्न स्वयं से डिजाइन किए हुए हैं, यानी खुद क्वेश्चन डिजाइन किया गया है ये राइट नाउ। ये पीवाईक्यू नहीं है, ये एमसीक्यू है, और ये कहीं से उठाया नहीं गया है, इसको डिजाइन किया है आज की क्लास के लिए। फटाफट आंसर दीजिए क्या होगा। 6 का ए, 6 का ए, 6 का ए, कमलपाल सी। ओके, इसमें मत भिन्नता हो गई। चलिए अब मैं बताता हूं आपको। संविधान के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, और यदि यह भी उपलब्ध नहीं है तो उपलब्ध वरिष्ठतम न्यायाधीश। तो यह स्टेटमेंट गलत है। गलत कैसे हो गया? यह कह रहा है संविधान के अनुसार। संविधान में क्या कहा है? अनुच्छेद 70 कहता है कि आकस्मिक स्थिति में, किसमें? आकस्मिक स्थिति में जब राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है, राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है, ठीक है, और इस संविधान में उपलब्ध प्रावधानों के अनुसार आपको क्या नहीं मिल रही है? राहत नहीं मिल रही है, तो फिर उस आकस्मिक रिक्ति के समय में कौन राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा? इसके लिए संसद उपबंध करेगी। क्या करेगी? संसद उपबंध करेगी। तो इसलिए सेकंड वाला आंसर सही है। सेकंड वाला पॉइंट सही हो गया कि संविधान के अनुसार संसद उपबंध करती है। अनुच्छेद 70 में लिखा हुआ है ये, ठीक है। अब फिर संसद ने उपबंध किया है कब? 1969 में। अपनी संसद ने अपनी इस शक्ति का प्रयोग करके 1969 में यह अधिनियम पारित किया है, और उस अधिनियम में यह लिखा गया है कि यदि उपराष्ट्रपति उपलब्ध नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश क्या करेगा? राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा, और अगर वो भी उपलब्ध नहीं है उस समय, तो जो वरिष्ठतम न्यायाधीश हैं वो आपके उप राष्ट्रपति के रूप में उन्हें आप शपथ दिला सकते हैं राइट नाउ काम करने के लिए, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में। इसका मतलब संविधान ने संसद को यह शक्ति दी है, और संसद ने फिर अधिनियम पारित करके यह कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या उपलब्ध वरिष्ठतम न्यायाधीश। तो आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड और थर्ड। तो आंसर हो जाएगा आपका डी। क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। पॉइंट की क्लैरिटी है, समझ में आ गया बेटा। अब आप देख रहे हैं कि आपकी मेजॉरिटी के क्वेश्चंस आपके गलत हो गए, यानी मेजॉरिटी क्या सभी का उत्तर गलत है। थोड़ा सा प्रश्न में ट्विस्ट हुआ, उत्तर गलत हो गया। इससे यह है कि प्रश्नों को आपने यानी सिलेबस को ध्यान से तैयार नहीं किया है। ध्यान से रिवीजन कीजिए बेटा। राइट नाउ सेशन से जुड़े रहिए, राइट, एकदम इत्मीनान से। और अगर इस तरह, यही मैं आपको बता दूं कि यहीं पर इसी तरह की चीजों पर एक अनुभवी शिक्षक का महत्व होता है। समझ में आया ना? पीवाईक्यू है, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है, ठीक है, उसके सॉल्व दिए हुए हैं। हो सकता है कोई सॉल्व गलत हो तो कोई बात नहीं है, गलत है तो क्या हुआ, डिस्कस करके निकल जाते हैं राइट नाउ। लेकिन जब इस तरह से क्वेश्चन डिजाइन होकर के आपके सामने आएगा तो दिक्कत हो जाएगी राइट। सर किस परिस्थिति में पहला वाला सही होगा? ये वाला, ये किसी परिस्थिति में नहीं है, ये तो संविधान कह रहा है। क्या कह रहा है? संविधान के अनुसार। तो संविधान ने तो ये कहा है अनुच्छेद 70 में कि आकस्मिक स्थिति में अगर जब उपराष्ट्रपति भी उपलब्ध नहीं है, यानी जो संवैधानिक प्रावधान के अनुसार राहत नहीं मिल रही है, तो उस केस पे फिर संसद डिसाइड करेगी। और संसद ने डिसाइड किया है कब? 1969 में संसदीय अधिनियम पारित करके। और संसदीय अधिनियम में ये उल्लेख है। तो ये है सेकंड एंड थर्ड। और जिन्होंने मेरी ऑफलाइन क्लास की है या जिन्होंने मेरी ऑनलाइन क्लास की है वो इस प्रश्न का उत्तर बहुत अच्छे से जानते हैं। मैंने बहुत विस्तार से इसको डिस्कस किया हुआ है। अगर याद ना आ रहा हो राइट, तो नोट्स को एक बार जरा दोबारा से रिवीजन कर लीजिएगा। चलिए आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न है, और जरा इस प्रश्न पर विचार कीजिए और अपना उत्तर देने की कोशिश कीजिए। फटाफट आंसर दीजिए, क्या उत्तर होगा इसका। प्रश्न है,
भारत के उपराष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आ जाइए, उपराष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं उपराष्ट्रपति से जुड़े हुए, और इन दोनों स्टेटमेंट पर आप विचार कीजिए और अपना उत्तर दीजिए। फटाफट आंसर दीजिए, क्या होगा। सभी प्रश्न कॉन्सेप्ट बेस्ड हैं और ये आपकी तैयारी को एक नए आयाम देंगे और आपकी परीक्षा में गलती नहीं होगी। आप सेशन से लगातार जुड़े रहें। अगर किसी कारणवश अगर लाइव क्लास भी आप नहीं कर पा रहे हैं तो बाद में तो आपके चैनल पर वीडियो उपलब्ध रहता ही है, आप उसको जरूर देखें। और अगर बार बार अगर आप देखते, स्पीड तेज करके देख लिया करें बाद में, राइट, रिवीजन हो जाएगा। खाना बना रहे हैं, खाना खा रहे हैं, लीड लगा लीजिए, सुनते जाइए, हो जाएगा। राइट नाउ तेज स्पीड में, डबल स्पीड में करके सुन लीजिए उसको। राइट नाउ संविधान के उल्लंघन के मामले में उसे पद से हटाने के लिए एक औपचारिक महाभियोग की आवश्यकता होती है। क्या यह कथन सही है। राष्ट्रपति के कार्यकाल की समाप्ति के कारण उसकी पद रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन पूर्ण होने पर हुई देरी के मामले में वह राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। राइट, उपयुक्त में कौन सा कथन सही है। अब इसमें भी सही कथन का पता लगाना है। संघर्ष यूपीएससी सर क्लास कैसे परचेज करें। संघर्ष बेटा डोंट वरी, हम लोग बहुत जल्दी ही एप्लीकेशन लॉन्च करने वाले हैं जिगीसा आईएएस। वहां पर एक कंप्लीट पैकेज मिलेगा। हो क्या रहा है कि जैसे अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जैसे ऑफलाइन क्लास हुई है तो वहां पर भी संस्था का थोड़ा सा दबाव रहता है कि सर इतने घंटे में खत्म कर दीजिए, या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होता है तो वहां पर भी वो ये दबाव बनाते हैं कि सर आप तो सीनियर हैं और आपको हमने बुलाया ही इसलिए था कि सीनियर आदमी हैं, वो बहुत आराम से कम समय में इसको खत्म कर देंगे। राइट नाउ तो अब भाई सीनियर का मतलब क्या होता है। सीनियर का मतलब ये होता है, अनुभवी का मतलब ये होता है कि विषय के मर्म को तोड़ करके स्टूडेंट को समझा देना। इसका मतलब ये थोड़ी नहीं होता है। राइट, यानी जो चीजें सभी जानते हैं वो तो है ही, लेकिन उसके मर्म को खोल करके रख देना स्टूडेंट के सामने ताकि उससे दोबारा मेहनत करने की जरूरत न पड़े, ये उसका लाभ है अनुभवी व्यक्ति का। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अब हमने ये डिसाइड किया हो, जैसे मैं जिगीसा आईएएस के प्लेटफॉर्म पर ऑफलाइन जब मैं क्लास लिया करता था दिल्ली में 2004 से लेकर के 2014 तक 10 साल इंस्टीट्यूट चलाया है, वहां पर एग्जॉस्टिव विस्तार से पढ़ाया है और रिजल्ट है उन स्टूडेंट का। लेकिन इस बीच कुछ ऐसी परिस्थितियां थी कि दूसरे इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ करके हमने काम किया है, तो जाहिर सी बात है कुछ प्लेटफॉर्म को ध्यान में रखते हुए चीजें करनी पड़ती हैं, तो कुछ चीजें वहां कटछट हो जाती हैं, यानी वो क्लासेस पूर्णता में नहीं गई हैं। लेकिन हम जो अभी कोर्स लॉन्च करेंगे इसमें संपूर्णता में क्लास जाएगी। क्यों जाएगी? क्योंकि ये आपका अपना प्लेटफॉर्म है और हमें रिजल्ट चाहिए। राइट नाउ रिजल्ट चाहिए और एक्चुअल रिजल्ट चाहिए, तो उसमें पॉलिटी की भी क्लास रहेगी पूरी आपकी फुल फ्लेज्ड। एक बार पढ़ लिया तो फिर प्रीलिम्स के लिए आपको जरूरत नहीं पड़ेगी और मेंस के लिए जरूरत नहीं पड़ेगी, बस अभ्यास कीजिएगा। राइट, सेम गवर्नेंस के लिए आपको क्लास मिलेगी मेरी, सोशल जस्टिस पर आपको क्लास मिलेगी, इंटरनल सिक्योरिटी पर मेरी क्लास मिलेगी और पेपर 4 कंप्लीट मिलेगा एथिक्स वाला। इतना सेगमेंट तो मैं खुद आपको डिस्कस करूंगा और उसके बाद बाकी पोर्शन में हम लोग मॉड्यूल देंगे, शिक्षक बेहतरीन उपलब्ध कराएंगे आपको, आप उनसे क्लास करके देखिएगा। राइट नाउ बेहतर लगे तो इट्स ओके, और मेरी क्लास बेहतर लगे इट्स ओके, नहीं तो आपके पास विड्रॉ करने का राइट रहेगा। तो बहुत जल्दी ही प्रोसेस है, अंडर प्रोसेस है आपका एप्लीकेशन। राइट नाउ प्रोसेस में है, वो जैसे ही लॉन्च हो जाएगा तो ये क्लासेज आपको मिलना शुरू हो जाएंगी। राइट नाउ लाइव फ्रॉम स्टूडियो डायरेक्ट क्लास रहेंगी और ऐसी रहेंगी जैसे आपसे यहां पर दी जा रही हैं। राइट नाउ और यहां पर आपके पीवाईक्यू चलते रहेंगे, एमसीक्यू चलते रहेंगे, महत्वपूर्ण जो चीजें हैं वो यहां पर भी डिलीवर होती रहेंगी। ये जो वाली क्लास है ये कभी पोस्टपोन्ड नहीं होगी, 8:15 बजे वाली क्लास, अब ये रेगुलर रहेगी आपकी। ठीक है ना। चलिए अब देखिए, राम दुलारे को पता है क्योंकि ये इस तरह के इश्यू से रूबरू हो चुके हैं कि इस तरह की परेशानी होती है। राइट नाउ चलिए, भारत के उपराष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, संविधान के उल्लंघन के मामले में उसे पद से हटाने के लिए एक औपचारिक महाभियोग की आवश्यकता होती है। तो यह स्टेटमेंट गलत है, यानी उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग की जरूरत नहीं होती है। सिर्फ राज्यसभा से
ध्यान से आप समझिएगा, अनुच्छेद 67 के तहत केवल राज्यसभा से, किससे? राज्यसभा से तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से प्रस्ताव पारित करना होता है और फिर इससे लोकसभा सहमत होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? लोकसभा सहमत होनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि जैसे राज्यसभा है, राज्यसभा में तत्कालीन समस्त सदस्यों का मतलब यह हुआ कि जैसे 245 सदस्य हैं, मान लीजिए उसमें से 10 सीटें रिक्त हैं किसी वजह से, कोई भी वजह हो सकती है, चुनाव नहीं हुआ हो, त्यागपत्र दे दिया हो या उन्हें बर्खास्त कर दिया गया हो, तो उनको आप हटा दीजिए, जो रिक्त सीटें उनको हटा दीजिए। जैसे मान लीजिए 245 में से 15 सीट रिक्त हैं तो 230 बची, तो 230 के बहुमत से, यानी 230 का बहुमत कितना हुआ? 116, यानी 116। ध्यान रखिएगा ये, क्योंकि 230 है तो 115 230 हो गया, तो एक ज्यादा होना चाहिए। इसको कहेंगे तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से प्रस्ताव पारित करके उसे हटाया जाएगा। और फिर लोकसभा इससे सहमत होनी चाहिए, यानी अब वो प्रस्ताव लोकसभा से साधारण बहुमत से पारित होना चाहिए, तो उपराष्ट्रपति पद से पदच्युत हो जाएंगे। यह बात अनुच्छेद 67 में लिखी हुई है। पॉइंट की क्लैरिटी है। जबकि महाभियोग किस पर चलता है? राष्ट्रपति पर चलता है अनुच्छेद 61 के तहत, और उसमें 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करना होता है, दोनों सदनों से अलग अलग। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति के कार्यकाल की समाप्ति के कारण अब राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। कितने पर? 5 वर्ष पर। और 62 की धारा 1 कहती है कि कार्यकाल पूरा होने से पहले राष्ट्रपति के लिए चुनाव करा लिया जाए। लेकिन अगर चुनाव नहीं कराया है, जो कि इसमें लिखा है, निर्वाचन पूर्ण होने में देरी के मामले में, अब मान लीजिए राष्ट्रपति का कार्यकाल खत्म होने वाला था, उससे पहले आप चुनाव नहीं करवा पाए, तो भाई जिस तारीख को कार्यकाल पूरा हो रहा है उस समय रिक्त हो जाएगा। तो अब कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बनेगा? क्या उपराष्ट्रपति बनेगा? तो यहां लिखा हुआ है तो वह राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं, तो यह गलत है। यह गलत कैसे हो गया? अब यहां पर ध्यान से आप समझिएगा, यहां पर अब बात आती है स्वयं। अनुच्छेद 56 कहता है, अनुच्छेद 56 कहता है, और क्या कह रहा है कि इस वाली स्थिति में जो राष्ट्रपति है वही कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। आ जाइए, ये रही आपकी वेयर एक्ट, और इस वेयर एक्ट में कहां लिखा हुआ है? ये रहा आपका 56 निकालिए। देखिए ये कह रहा है राष्ट्र 56 का 1C क्या कह रहा है? राष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त होने पर भी तब तक अपने पद को धारण करता रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता है। यानी 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर भी वही अपने पद पर बने रहेंगे। राइट नाउ उपराष्ट्रपति नहीं, वही राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते रहेंगे। यह बात किस में लिखी हुई है? आर्टिकल 156 की धारा 1 में लिखी हुई है। इसलिए यह स्टेटमेंट भी गलत हो गया। तो सही कथन कौन सा है? तो ना तो 1 सही है और ना ही 2 सही है। इस तरह से प्री में प्रश्न किए जाते हैं बेटा। इन प्रश्नों को ध्यान से रिवीजन करते जाइए हमारे साथ। राइट, इस तरह से संघर्ष बेटा, जो भी टॉपिक आपको डिस्कस किया जाएगा पूरे विश्वास के साथ किया जाएगा, और यकीन मानिए कि दीवानगी की हद तक पढ़ाया जाता है। पढ़ाना मेरा पैशन है, यानी किसी मजबूरी बस ये कलम नहीं पकड़ी हुई है। ये मेरा, जब मैं किसी दिन नहीं पढ़ाता हूं तब मुझे परेशानी होती है, मुझे अच्छा नहीं लगता है। लेकिन आप देखेंगे कि अगर 2 घंटे क्लास चल रही है तब भी किसी थकान महसूस नहीं होती है। 3 घंटे पढ़ाएं, 4 घंटे पढ़ाएं, क्योंकि इसमें मुझे सुख मिलता है। राइट, तो पढ़ाना राइट एक मेरी रुचि का विषय है ये। तो इसमें अब जब चीज अपनी रुचि में आ जाए, यानी एप्टीट्यूड भी हो और एटीट्यूड भी हो, दोनों चीजें आ जाएं, यानी अभिवृत्ति भी हो और अभिक्षमता भी हो, अगर ये दोनों चीजें कोइंसाइड कर जाती हैं तो उस फील्ड में रिजल्ट मैक्सिमम मिलता है। तो ये उसी का प्रभाव है कि ईश्वर के आशीर्वाद से अभिक्षमता भी है और अभिरुचि भी है, इसलिए ये चीजें निकल करके आ रही हैं।
पॉइंट की क्लैरिटी है? चलिए, यहां तक समझने में कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए, आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न है और जरा इस प्रश्न पर विचार कीजिए और अपना उत्तर देने की कोशिश कीजिए। आपको बहुत शानदार सेशन मिलने वाले हैं और सबकी पहुंच में ऐसा नहीं है कि कोई स्टूडेंट इस कारण पिछड़ जाए कि उसकी कोई कमजोरी है, उसकी वजह से वो कोर्स को लेकर के। तो हम लोग इस सब चीजों पर विचार करते हुए ये आपको एक बहुत शानदार सेशन उपलब्ध कराएंगे यूपीएससी के लिए, यूपीपीसीएस के लिए। और विशेष तौर पर मैं आपको बता दूं कि प्रीलिम्स के लिए तो आपके पास ऑन एन एवरेज सब लोग काम कर रहे हैं, बढ़िया ठीक ठाक है, प्रीलिम्स में दिक्कत नहीं है। लेकिन भैया प्री पास करके करोगे क्या जब मेन पास नहीं होगा तो? लेकिन आंसर राइटिंग के लिए आपके विषय का मर्म पता होना चाहिए, उसकी वास्तविक समझ आपके अंदर आनी चाहिए, तभी आप प्रश्न को हल कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। इस समस्या का समाधान हमारे साथ जुड़ करके आपको निश्चित तौर पर मिलेगा, निश्चित तौर पर मिलेगा। राइट नाउ इसमें कोई दो राय नहीं। और प्रत्येक क्लास में आप ये महसूस करेंगे कि हां, मेंस की तैयारी आपकी शानदार हो रही है। प्रीलिम्स के लिए तो आप देख रहे हैं लक्ष्मीकांत वगैरह है, आप यूट्यूब खोलेंगे तो 50 आपको वीडियो मिल जाएंगे, क्या 100-200 वीडियो मिल जाएंगे। उसमें हेडलाइन पड़ी हुई है कि लक्ष्मीकांत बाई ये, और टॉपिक वाइज पढ़ा रहे हैं, एनसीईआरटी भी टॉपिक वाइज आपको मिल जाएगी। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि क्या आपकी मेंस की पकड़ हुई, आपके अंदर वो समझ पैदा हुई? ये सारी बातें, इंफॉर्मेशन तो आपको मिल जाएगी, इंफॉर्मेशन की कोई कमी नहीं है, लेकिन इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना, राइट नाउ, यहां एक शिक्षक का योगदान होता है और वो भी अनुभवी शिक्षक का। ध्यान रखिएगा इस बात का। आइए, आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न है और जरा इस प्रश्न पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या विचार करना है? उपराष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचक मंडल में, उपराष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य शामिल होते हैं। क्या यह कथन सही है? उपराष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य शामिल होते हैं। क्या यह कथन सही है? औपचारिक महाभियोग द्वारा अपनी पदावधि पूर्ण होने से पूर्व उपराष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। क्या यह कथन सही है? उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में सभी संदेह और विवादों की जांच एवं निर्णय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किए जाते हैं, जिसका निर्णय अंतिम होता है। अब यह प्रश्न कर रहा है, ध्यान से आप समझिएगा, यह कह रहा है कि सही नहीं है, यानी इसका मतलब इन तीनों स्टेटमेंट में कौन सा स्टेटमेंट गलत है वो आपको उत्तर बताना है। फटाफट बताइए क्या आंसर होगा। उपराष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य होते हैं, यह मैंने अभी आपको समझाया है, राइट। अनुच्छेद 66 में स्पष्ट लिखा हुआ है और पीछे में व्याख्या भी कर चुका हूं, तो यह तो सही कथन है। क्या है? सही कथन है। किसमें है ये? अनुच्छेद 66 में। औपचारिक महाभियोग द्वारा अपनी पदावधि पूर्ण होने से पूर्व उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जाएगा, मैंने अभी आपको बताया है, यह आपका गलत है, राइट नाउ। राज्यसभा में आपके तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से हटाया जा रहा है, राइट। उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में सभी संदेह और विवादों की जांच एवं निर्णय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की जाती है, जिसका निर्णय अंतिम होता है, तो यह भी सही है। और यह सही कहां है? अनुच्छेद 71 की धारा 1 में, अनुच्छेद 71 की धारा 1 में है ये, राइट। तो अब यहां क्या पूछा है? सही नहीं है, तो ये दोनों सही हैं, ये सही नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। पॉइंट की क्लैरिटी है? बी आंसर होगा बेटा, यानी दो सही नहीं है, यानी पहला कथन भी सही है और तीसरा कथन भी सही है। सही कथन नहीं है तो कौन सा नहीं है? दो नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, सेकंड। अब देखिए, आप लोग आते हुए भी आपसे प्रश्न गलत हो रहे हैं और आप देख रहे हैं कि उपराष्ट्रपति बहुत हल्के में लेकर के जाते हैं। और देखिए, ये यूपीएससी के क्वेश्चन हैं, ये पीवाईक्यू हैं, ये प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हैं जो यूपीएससी द्वारा पूछे गए हैं, या तो आपके सिविल सर्विसेज में पूछा गया है, या और दूसरी भी जो सर्विसेज कंडक्ट करती है यूपीएससी, उनमें जो पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन हैं। मेरा दायरा बहुत ज्यादा है, ऐसा नहीं है कि केवल मैं यहीं तक कन्फाइंड हूं। यूपीएससी सीडीएस के लिए भी एग्जाम कंडक्ट करती है, इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए भी एग्जाम कंडक्ट करती है, राइट नाउ फॉरेस्ट के लिए भी एग्जाम कंडक्ट करती है,
वो विभागीय एग्जाम भी कंडक्ट करती है जिनमें पॉलिटी के बहुत सारे प्रश्न होते हैं, राइट नाउ। तो वो ओवरऑल वो है कलेक्शन जो कि जिसमें आपको काम करना है, तो उसमें हर तरह से तैयारी होना चाहिए। तो ध्यान से समझ में आ गया ये, आशा करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसका आंसर होगा बेटा बी, सही नहीं है, यानी ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट गलत है, और इन दोनों की व्याख्या हम लोग कर चुके हैं। ये अनुच्छेद 71 की धारा 1 में लिखा हुआ है ये बात कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कोई विवाद होगा तो सर्वोच्च न्यायालय में ही चुनौती दी जाएगी और उसका निर्णय अंतिम होगा, ठीक है। और ये बात 66 में कही हुई है। इज इट क्लियर? आ जाइए, आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न है और जरा इस प्रश्न पर विचार कीजिए और अपना उत्तर देने की कोशिश कीजिए। फटाफट आंसर दीजिए बेटा, क्या होगा? बहुत शानदार सेशन मिलने वाला। अब पॉलिटी में ही नहीं, आप ये समझिए कि इस तरह के क्वेश्चंस जो है वो हिस्ट्री में भी लेकर के आऊंगा, ज्योग्राफी में भी लेकर के आऊंगा, साइंस में भी लेकर के आऊंगा, इकोनॉमी में भी लेकर के आऊंगा। चलो मेजर सेगमेंट में करा दूंगा आपको, ठीक है ना, 26 मई के लिए। आप उसके लिए निश्चिंत रहे। आवश्यकता इस बात की है कि जहां से भी आपने ऑफलाइन पढ़ा हो या ऑनलाइन पढ़ा हो उसका रिवीजन अच्छे से करके आइए आप। और मेहनत करके क्लास में आइए। यस, भारत में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव, अब यह कह रहा है भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार करते हैं, आ जाइए। भारत में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत एकल संख्यणीय मत पद्धति द्वारा होता है। क्या यह कथन सही है? उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में राज्य विधानसभा के सदस्य नहीं होते हैं। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए संसद के दोनों सदनों में बहुमत से इस आशय का प्रस्ताव पारित होना चाहिए। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अब यह पूछ रहा है कि असत्य कौन से हैं, तो जरा छांट लीजिए इसमें सत्य कौन कौन सा है और असत्य कौन कौन सा है। तो देखिए ये वाला स्टेटमेंट कैसा है, सत्य है। अभी पीछे बात हो चुकी है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संख्यणीय मत पद्धति द्वारा इलेक्शन होता है, दोनों का ही अप्रत्यक्ष विधि से। उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में राज्य विधानसभा के सदस्य नहीं होते हैं, तो यह भी कथन कैसा है, यह भी कथन सत्य है। अभी पीछे आपने पढ़ा है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा के सभी सदस्य होते हैं और राज्यसभा के सभी सदस्य होते हैं, विधानसभा का कोई सदस्य नहीं होता है, तो यह भी स्टेटमेंट सही हो गया। अब आइए, उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए संसद के दोनों सदनों में बहुमत से इस आशय का प्रस्ताव पारित करना चाहिए, राइट। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट गलत हो गया। गलत कैसे हुआ है कि इसमें मैंने अभी आपको बताया था कि राज्यसभा से पारित होना चाहिए और राज्यसभा और लोकसभा सहमत होनी चाहिए, लोकसभा सहमत होनी चाहिए। अभी तो मैंने पढ़ाया है आपको थोड़ी देर पहले ही। तो यहां यह कह रहा है कि दोनों से, तो दोनों से नहीं भाई, राज्यसभा से, यानी जो तत्कालीन समस्त सदस्य हैं उनके बहुमत से पारित होना चाहिए, राइट। जबकि लोकसभा में साधारण बहुमत से पारित होना चाहिए। जबकि यह कह रहा है कि दोनों सदनों में बहुमत से इस आशय का प्रस्ताव होना चाहिए, यानी साधारण बहुमत से लोकसभा राज्यसभा से, यहां कह रहा है दोनों सदनों में बहुमत से। तो ये तो गलत हो गया ना, ये स्टेटमेंट यहां गलत हो जाता है। राज्यसभा में क्या होगा, तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से, और राज्यसभा में क्या होगा, तत्कालीन कुल सदस्यों के बहुमत से, और लोकसभा में क्या होगा, साधारण बहुमत से। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या है, गलत है, असत्य है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, तो ये स्टेटमेंट भी सत्य है। ये बात कहां लिखी हुई है आपकी, ये बात लिखी हुई है अनुच्छेद 64 में कि राज्यसभा का पदेन सभापति होंगे। अब ये पूछ रहा है असत्य कौन है, तो असत्य है इसमें 3, 1 भी सत्य है, 2 भी सत्य है और 4 भी सत्य है। असत्य कौन सा हो गया, 3, तो आंसर हो जाएगा आपका बी। क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत शानदार।
चलिए, आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न है और जरा इस प्रश्न पर विचार कीजिए और अपना उत्तर देने की कोशिश कीजिए। फटाफट आंसर दीजिए बेटा। राइट, अब उपराष्ट्रपति से आपका कोई प्रश्न आएगा ना, तो आज के इस सेशन के बाद आपका प्रश्न गलत नहीं होगा, गारंटी है, लिखित में ले लेना। आज के सेशन के बाद गलत नहीं होगा। अगर आपने ठीक से रिवीजन किया है तो आज के सेशन के बाद उस संबंधित सेगमेंट से क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपका। चलिए, भारत के उपराष्ट्रपति के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो आ जाइए, उपराष्ट्रपति के संदर्भ में कौन कौन से कथन हैं जिन पर आपको विचार करना है, और फिर यह कह रहा है सही कथन कौन से हैं, उनको आइडेंटिफाई करना है, सही कथन को। राइट, आपको इस प्लेटफॉर्म से बहुत कुछ सेशन बिल्कुल रूटीन समयबद्ध तरीके से, यानी ऑनलाइन क्लास का भी आपको ऑफलाइन जैसा एक्सपीरियंस मिलेगा 100%। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल के रूप में भी आपको मिलने वाला है, चाहे वो स्टेट पीसीएस हो या यूपीएससी हो। राइट नाउ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ ऑप्शनल मिलेगा आपको, राइट, यूपीएससी और यूपी पीसीएस के लिए। इसके साथ ही हम लोग जो है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और यूजीसी नेट के लिए भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिकल साइंस उपलब्ध करवाने जा रहे हैं। तो सेशन से, चैनल से जुड़े रहिए, इस चैनल से आपको बहुत कुछ मिलने वाला है, बहुत कुछ। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर बना रहता है, तो क्या यह कथन सही है? अरे भाई, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का प्रसाद पर्यंत क्यों होगा? 5 साल का कार्यकाल होता है। राज्यसभा के विशेष, राज्यसभा से उसके यानी तत्कालीन कुल सदस्यों के बहुमत से उसे हटाया जाता है। तो यह स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत हो गया। यदि उपराष्ट्रपति का पद उसके त्यागपत्र, निष्कासन, मृत्यु या किन्हीं अन्य कारण से रिक्त होता है तो पद रिक्ति से 6 माह की अवधि के भीतर निर्वाचन कराना चाहिए। किसका? उपराष्ट्रपति का। जैसे वहां पर हमने बताया था किसके लिए? राष्ट्रपति के लिए, कि राष्ट्रपति का पद रिक्त हुआ है तो 6 महीने के अंदर चुनाव कराना जरूरी है। तो यहां पर उपराष्ट्रपति के लिए भी यह बात लिख दी गई है कि उपराष्ट्रपति का पद अगर रिक्त होता है इन वजहों से, तो रिक्त होने की तारीख से 6 महीने के अंदर चुनाव कराना अनिवार्य है। तो क्या यह कथन सही है? तो मैं आपको बता दूं कि यह कथन गलत है। गलत कैसे है? आ जाइए 68 को पढ़िए ध्यान से। राइट, क्या कह रहा है वो ये कह रहा है कि अगर राष्ट्रपति के पद में उपराष्ट्रपति की आकस्मिक रिक्ति होती है, ठीक है, इन वजहों से, तो यथाशीघ्र चुनाव कराया जाएगा। क्या कराया जाएगा? यथाशीघ्र। समयबद्ध नहीं है, यहां टाइम नहीं दिया है, जबकि राष्ट्रपति के मामले में टाइम है। टाइम क्या है? आर्टिकल 62 की धारा 2 क्या कह रही है कि अगर किस यानी राष्ट्रपति का पद रिक्त हुआ है तो रिक्त होने की तारीख से 6 महीने के अंदर चुनाव कराना अनिवार्य है। क्यों? क्योंकि वो हेड ऑफ द स्टेट हैं। और यहां तो भैया ये राज्यसभा के क्या हैं? सभापति हैं। तो भाई राज्यसभा का सभापतित्व करने के लिए उपसभापति है ना, तो ऐसा कौन सा पहाड़ टूट रहा है? तो आपको जब सहूलियत मिले तब करा लीजिए, लेकिन यथाशीघ्र कराइए। क्या कराइए? यथाशीघ्र। टाइम बाउंड नहीं है, यहां पॉइंट की क्लैरिटी है, ये क्लियर लिख दिया गया है। तो ये भी स्टेटमेंट गलत है, ये भी स्टेटमेंट गलत है। अब सही की बात कह रहा है, तो ना तो 1 सही है और ना ही 2 सही है। आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। शिक्षा मिश्रा, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। यस बेटा, ये बहुत सारी बातें हैं इस तरह के जो है कॉम्प्लेक्स होते हैं रामदुलारे, प्रेशर रहते हैं कि खत्म कीजिए इसको, खत्म कीजिए, कई एक जगह। अब वो नहीं, अब हमारे यहाँ जो वो कंप्लीट पॉलिटी होगी, पॉलिटी कंप्लीट होगी, क्योंकि भैया अब यहां पर मैं ही फ्रंट पर हूं ना, तो अब वहां तो भाई बच जाएगा दूसरे प्लेटफॉर्म वाला। अब देखिए दूसरे प्लेटफॉर्म पर क्या होता है, समस्या क्या होती है? समस्या ये होती है कि फैकल्टी बोल देता है कि भाई मुझे मैनेजमेंट ने समय नहीं दिया, और मैनेजमेंट बोलता है कि यार हमने तो फैकल्टी से कहा था, अब नहीं कराए तो क्या, तो अंततः स्टूडेंट का लॉस हुआ। अब यहां पर जब डायरेक्ट आप ही जिम्मेदार हैं तो अब आप बच नहीं सकते। राइट नाउ, यानी उत्तरदायित्व से आप बच नहीं सकते। दैट इज द थिंग्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। जहां डायरेक्ट है वहां डायरेक्ट होता है। आर यू गेटिंग द थिंग्स? तो ये चीजें हैं। चलिए, डी होगा 10th का डी।
यहां तक समझने में कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा? चलिए, आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न है और जरा इस प्रश्न पर विचार कीजिए और अपना उत्तर देने की कोशिश कीजिए। लेकिन देखिए, हम लोग इस सेशन में भी ऐसे नहीं चल रहे हैं जैसे कि आपके बाकी YouTube चैनल पर आप देखेंगे कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, धड़ 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 हो गया, जवाब देते चले गए, समय ले रहे हैं। यानी आप देख रहे हैं कि 25 से 30 प्रश्नों को सॉल्व करने में हमें 2 घंटे ले रहे हैं हम आपको। तो ये भी आपके लिए एक तरह से पूरी क्लास जा रही है, राइट नाउ, पूरी क्लास जा रही है आपकी। भारत के उपराष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फटाफट आंसर दीजिए। यस बेटा, और भी सब्जेक्ट रहेंगे। मैंने बताया ना कि ऑप्शनल के तौर पर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो गया और जनरल स्टडीज में पॉलिटी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस, ये तो पेपर 2, इंटरनल सिक्योरिटी पेपर 3 और पेपर 4 कंप्लीट, एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। ये इंटरसेक्शन लिंकेज हैं, ये एक दूसरे से सह संबंध रखते हैं, इसलिए सेगमेंट को मैं ही सीधे सीधे डिस्कस करूंगा, ठीक है ना? दैट इज द थिंग्स। चलिए, भारत के उपराष्ट्रपति के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसके निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य भाग लेते हैं। तो जरा बताइए, यह कथन सही है? इसके निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य भाग लेते हैं, तो यह सही है। अभी तो मैंने कराया है आपको, 2-3 प्रश्न हो गए इससे रिलेटेड। उपराष्ट्रपति का पद लाभ का पद नहीं होता है। जरा बताइए, यह कथन सही है या नहीं? तो मैं आपको बता दूं कि यह भी कथन सही है। क्लियरली लिखा हुआ है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का पद लाभ के पद की श्रेणी में नहीं होगा। कैसे? जो शर्तें दी हुई है ना उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए, तो जैसे अनुच्छेद 58 को देखेंगे तो क्या कहा है कि जब आप उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़ेंगे तो आप लाभ का पद धारण नहीं किए हुए होने चाहिए, उससे आप त्यागपत्र दे दीजिए। फिर उसमें स्पष्टीकरण दिया है। स्पष्टीकरण क्या दिया है कि स्वयं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, केंद्र या राज्य का कोई मंत्री, राज्यपाल, सांसद और विधायक, यानी ये किस में नहीं माने गए हैं? अनुच्छेद 58 के तहत राष्ट्रपति वाले मामले में, और स्वयं अनुच्छेद 66 के तहत, ध्यान से आप समझिएगा, उपराष्ट्रपति के चुनाव के मामले में इन्हें लाभ का पद नहीं माना गया है। तो यह भी कथन क्या है आपका? सही है। तो सही कथन पूछा है, तो सही कथन कौन सा हो गया? 1 और 2 दोनों ही सही हैं, तो बी आंसर हो गया। क्या हो गया? बी आंसर हो गया। पॉइंट की क्लैरिटी है? हाँ, पहला सही। दूसरे के बारे में मैंने बताया ना बेटा, क्या क्या लिखा है, आइए मैं बता देता हूं तैयार कैसे करना है। देखो, ये उठाइए, वेयर एक्ट आप हमेशा साथ रखिए, अनुच्छेद 58 उठाइए, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित, राष्ट्रपति के निर्वाचन के मामले में 58 में क्या लिखा है? कोई व्यक्ति जो भारत सरकार के या किसी राज्य सरकार के अधीन नियंत्रण में लाभ का पद धारण करता है, राष्ट्रपति के निर्वाचन का पात्र नहीं होगा। यानी लाभ का पद होगा तो निर्वाचन का पात्र नहीं होगा। अब स्पष्टीकरण दिया। स्पष्टीकरण क्या है? इस अनुच्छेद के प्रयोजन के लिए कोई व्यक्ति केवल इस कारण लाभ का पद धारण करने वाला नहीं समझा जाएगा कि वह संघ का राष्ट्रपति है या उपराष्ट्रपति। अब आ गया, उपराष्ट्रपति लाभ का पद नहीं है। किसी राज्य का राज्यपाल, वो भी लाभ के पद में नहीं माना गया है। यहां संघ अथवा राज्य का कोई मंत्री, प्रधानमंत्री सहित अन्य कोई मंत्री और मुख्यमंत्री सहित अन्य कोई मंत्री लाभ के पद में नहीं माना गया है। आ जाइए, यही बात आपके 66 में लिखी गई है। आ जाइए, 66 में क्या लिखी गई है? ये रही, देखिए यहां पर, यानी धारा 4 का स्पष्टीकरण। इस अनुच्छेद के प्रयोजन के लिए कोई व्यक्ति केवल इस कारण कोई लाभ का पद धारण करने वाला नहीं समझा जाएगा कि वह संघ का राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति है या किसी राज्य का राज्यपाल है अथवा संघ या राज्य का मंत्री है। सांसद, विधायक भी इसमें नहीं आते हैं, ये ध्यान रखिएगा। यानी वो भी अपने पद पर रहते हुए चुनाव लड़ सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी हो जाएगा। आशा करता हूं कि यह चीज आपको समझ में आ गई होगी। सर, फर्स्ट ऑप्शन में ऑल इलेक्टेड होंगे या ऑल पार्लियामेंट मेंबर, यह कह रहा है इसके निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, यानी इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड,
नॉमिनेटेड, दोनों प्रकार के। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में नॉमिनेटेड नहीं होंगे, केवल इलेक्टेड होंगे। लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में दोनों, अभी मैंने पीछे बताया था आपको। चलिए, आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न है और जरा इस प्रश्न पर विचार कीजिए और अपना उत्तर देने की कोशिश कीजिए। फटाफट आंसर दीजिए बेटा, क्या उत्तर होगा। आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न है और इस प्रश्न का उत्तर तो आप बहुत आराम से दे ही सकते हैं। फटाफट आंसर दीजिएगा। भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने संबंधी, भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तावित किया जाता है। पदच्युत करने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तावित किया जा सकता है। कहां किया जाएगा भाई? उपराष्ट्रपति को अगर पद से पदच्युत करना है तो केवल लोकसभा में, संसद के किसी भी सदन में, संसद की संयुक्त बैठक में, केवल राज्यसभा में। किसको टिक करेंगे? फटाफट आंसर दीजिए बेटा। रितु कुशवाहा, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। पूजा, वेरी गुड, बहुत शानदार, उम्दा प्रदर्शन है आप लोगों का। तैयारी आप लोगों की अच्छी है, थोड़े से परफेक्शन की जरूरत है, वो मैं दे दूंगा। यहां आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। इस वाली क्लास से आप एकदम खुल जाएंगे पूरी तरह से। तो देखिए, इस प्रश्न का उत्तर होगा डी। अभी मैंने आपको बताया था डी क्यों होगा, क्योंकि ध्यान से आप समझिएगा, आर्टिकल 67 क्या कह रहा है? आर्टिकल 67 यह कह रहा है कि उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटाने के लिए राज्यसभा में एक प्रस्ताव लाया जाएगा, जो कि राज्यसभा के तत्कालीन कुल सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित होना चाहिए तथा लोकसभा सहमत होनी चाहिए। तो इसका मतलब राज्यसभा उसे हटाएगी, लोकसभा को हटाने का अधिकार थोड़ी नहीं है। लेकिन राष्ट्रपति को हटाने के लिए पहले आप लोकसभा में भी जा सकते हैं, पहले आप राज्यसभा में भी जा सकते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए पहले आप कहां जाएंगे? राज्यसभा में ही जाएंगे। यह ध्यान रखिएगा, कहां जाएंगे? राज्यसभा में। क्यों जाएंगे? क्योंकि वह राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। क्या होते हैं? पदेन सभापति। कथन कारण में यह प्रश्न बना करता था, हो सकता है मैंने सेट किया हो, आगे आपको मिल जाए। चलिए, आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न है, फटाफट आंसर दीजिए। अब ये छोटे छोटे प्रश्न हैं, फटाफट आंसर दीजिए इसका। भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? पदेन सभापति किसका होता है? इस पर तो खूब मैंने चर्चा की है अभी। अब आगे के प्रश्न आपके बहुत धड़ाधड़ सॉल्व होते चले जाएंगे, क्योंकि ज्यादातर प्रश्नों के उत्तर आपको दे चुका हूं मैं। कौशिंद्र कुमार 13 का बी। नहीं बेटा, एकदम मेंस बहुत शानदार तरीके से मेंस कराएंगे। प्रीलिम्स तो खैर आप लोग स्वयं भी तैयार कर सकते हैं, स्टूडेंट खुद भी तैयार कर सकता है, लेकिन मेंस में जरूरत होती है, अनुभव की जरूरत होती है, तो वो आपको मिल जाएगा, डोंट वरी। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। यह किसमें लिखा हुआ है? अनुच्छेद 64 में। अनुच्छेद भी नोट कर लीजिएगा, क्योंकि मिलाने के लिए आता है अनुच्छेद, ठीक है ना। तो अनुच्छेद 64 कहता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होते हैं। वेरी गुड। चलिए, आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न है और जरा इस प्रश्न पर विचार कीजिए। बहुत शानदार प्रश्न है, उम्दा प्रश्न है। भारत का राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा करता है, किसके कहने पर करता है? ये स्टेटमेंट दिए हुए हैं, जरा बताइए। मैंने आपको बताया था ना कि उपराष्ट्रपति वाला टॉपिक जरूर है, लेकिन केवल उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रश्न नहीं होंगे, उससे कनेक्टेड अन्य प्रश्न भी होंगे। उससे समझ में आया ना? आ जाइए, एक प्रश्न आपके सामने ये आ गया, फटाफट आंसर दीजिए बेटा। 14 का आंसर क्या होगा? प्रश्न को पढ़िए और अपना उत्तर देने की कोशिश कीजिए। और जरा सेशन को शेयर कर दीजिए बेटा, अपने सभी लोगों में शेयर कर दीजिए, ठीक है ना। 14 प्रधानमंत्री की सलाह पर कर सकता है, मंत्रिपरिषद की सलाह पर कर सकता है, अपने विवेक पर कर सकता है,
तब कर सकता है जब ऐसी उद्घोषणा करने के लिए संघ के मंत्रिमंडल का निर्णय उसे लिखित रूप में संसूचित किया जाए। तो मैं आपको बता दूं, इस प्रश्न का आंसर डी होगा। और यह बात किससे जोड़ी गई है? 44वें संशोधन से जोड़ी गई है। 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 से जोड़ी गई है कि मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श से ही आप राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा करेंगे अनुच्छेद 352 के तहत। ऐसा क्यों किया था? क्योंकि 25 जून 1975 को राष्ट्रपति ने आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर जो आपात लगाया था वो केवल प्रधानमंत्री के कहने पर लगाया था, मंत्रिपरिषद से विचार भी नहीं किया था। क्या बोल दिया था कि यार छोड़िए, चलिए, मंत्रिपरिषद नहीं, आर यू गेटिंग द थिंग्स, मैं देख लूंगी मंत्रिपरिषद को, आप बस उद्घोषणा कीजिए। और तत्कालीन राष्ट्रपति ने उद्घोषणा कर दी थी। तो 44वें संशोधन से क्या कहा था? भाई इससे तो मूलाधिकार जो है वो निलंबित किए जाते हैं, तो लोगों की स्वतंत्रताएं खतरे में आ जाती हैं। जाहिर सी बात है कि इसके लिए मंत्रिमंडल का फैसला होना चाहिए, प्रधानमंत्री का फैसला नहीं होना चाहिए। तो अब ये मंत्रिमंडल का फैसला होगा राइट नाउ, जिसे प्रधानमंत्री किसको देंगे? राष्ट्रपति को देंगे, तभी राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा होगी अनुच्छेद 352 के तहत, अदरवाइज नहीं होगी। तो ये क्या होगा? आपका डी होगा। चलिए, आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न है और जरा इस पर विचार कीजिए और अपना उत्तर देने की कोशिश कीजिए। फटाफट आंसर दीजिए बेटा। भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? जरा विचार कीजिए, कौन से कथन सही हैं? संघ की कार्यपालिक शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। राष्ट्रपति द्वारा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से ही कार्यपालिक शक्ति का प्रयोग किया जाएगा। संघ की रक्षा सेनाओं का सर्वोच्च समादेश यानी सुप्रीम कमांड राष्ट्रपति में निहित होगा। और सही उत्तर का चुनाव कीजिए राइट नाउ। सही कथन कौन कौन से इसमें जरा बताइए। कोई नहीं, आपका काम शेयर करना है, बस वहीं तक बात समाप्त हो जाती है बेटा। आप लोगों की जिम्मेदारी वहीं समाप्त हो जाती है शेयर करने के बाद। अब वो आगे नहीं, आगे आपका कोई रोल नहीं है, केवल शेयर करने तक ही रोल है, लोगों को बताने तक रोल है, बस उसके बाद रोल खत्म हो जाता है। 15 का क्या होगा आपका? फटाफट आंसर दीजिए। संघ की कार्यपालिक शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, तो यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 53 की धारा 1 कहती है ये कि संघ की समस्त कार्यपालिक शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। अब आइए, राष्ट्रपति द्वारा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से ही कार्यपालिक शक्ति का प्रयोग किया जाएगा, यह स्टेटमेंट गलत है। अनुच्छेद 53 की ही धारा 1 कहती है, क्या कहती है कि या तो, ध्यान दीजिएगा, इस शक्ति का प्रयोग स्वयं या अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेगा। तो स्वयं भी तो कर सकता है, यह वर्ड लिखा हुआ है। और इसने क्या कहा है कि राष्ट्रपति द्वारा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से ही, अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से ही कार्यपालिक शक्ति का प्रयोग करेगा, तो यह गलत है। उसमें यह लिखा है कि या तो स्वयं करेंगे या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेंगे, इसलिए यह स्टेटमेंट गलत हो गया, क्योंकि उसमें क्या लिखा हुआ है? स्वयं या। 53 में लिखा हुआ है ये राइट, धारा 1 में ही। संघ की रक्षा सेनाओं का सर्वोच्च समादेश राष्ट्रपति में निहित होगा। सुप्रीम कमांडिंग किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है, तो यह भी स्टेटमेंट सही है। तो अब यह कह रहा है, तो 2 गलत हो गया, 1 और 3 सही है। तो 1 और 3 कहां होगा? आपके सी में होगा। किस में होगा? सी आंसर होगा। क्या? सी। सी आंसर है बेटा। 1 2 तीनों सही नहीं है राइट नाउ। अब समझ में आ गया। यह कह रहा है अपने अधीनस्थों के माध्यम से ही करेगा, ऐसा नहीं है। लैंग्वेज क्या दी हुई है? स्वयं। आ जाइए, वेयर एक्ट खोल लीजिए बेटा, ये रही मूल प्रति है, और ये क्या कह रही है? आ जाइए 53 को पढ़ लीजिए। क्या कह रही है? संघ की कार्यपालिक शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं, क्या? स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। और यह कह रहा है कि अधीनस्थ अधिकारियों से ही, तो भाई स्वयं कैसे गायब कर दिया?
राइट नाउ ये लॉ है बेटा, क्या है? लॉ। इसमें हर शब्द का अपना महत्व है, अपने मन से निचोड़ नहीं निकाल सकते। और देखिए ये यूपीएससी का क्वेश्चन है आपके सामने, और आते हुए भी प्रश्न क्या हो गया? गलत हो गया स्टूडेंट का। समझ में आया ना कि वह स्वयं भी इसका प्रयोग कर सकते हैं और अपने अधीनस्थों के माध्यम से भी प्रयोग कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन डिजाइन हो जाएगा कि मंत्री परिषद को उसके अधीनस्थ माना जाएगा या मंत्री परिषद सुप्रीम है, राइट? इस तरह से भी प्रश्न बनता है। तो आइए आगे बात करेंगे, जब मंत्री परिषद आपको पढ़ाएंगे तो वहां क्वेश्चन डिजाइन करेंगे इसको, राइट? यहां नहीं करेंगे। आ जाइए, तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। 1 और 3 सही है, ये 2 वाला सही नहीं होगा। क्लियर हो गया? चलिए आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न है, और जरा इस प्रश्न पर विचार कीजिए और अपना उत्तर देने की कोशिश कीजिए। फटाफट आंसर दीजिए बेटा, क्या होगा? निम्नलिखित विधेयकों के संदर्भ में विचार कीजिए। कुछ विधेयक दिए हुए हैं, इन पर विचार करना है। क्या करना है? नए राज्य के गठन के लिए या विद्यमान राज्य की सीमा में परिवर्तन करने के लिए विधेयक, अनुच्छेद 3 हो गया। धन विधेयक, राइट? तो धन विधेयक की बात कहां है? यानी अनुच्छेद 109 में उसकी प्रक्रिया दी हुई है और अनुच्छेद 110 में उसका उल्लेख है। राज्य के हित संबंधी कराधान को प्रभावित करने वाला कोई विधेयक, तो ये आगे के अनुच्छेदों में दिया हुआ है। केंद्र संबंध जहां पर दिए हुए हैं उसी से जस्ट आगे, ठीक है ना? ये बात चली जाती है यानी विधायनी, प्रशासनिक, वित्तीय, और वित्तीय के बाद जो आते हैं वहां पर ये दोनों दिए हुए हैं, राइट? तो राज्य के हित संबंधी कराधान को प्रभावित करने वाला कोई विधेयक, व्यापार एवं वाणिज्य की स्वतंत्रता को प्रभावित करने वाला कोई विधेयक, यानी ये कोई विधेयक है तो उपयुक्त विधेयकों में से वे कौन से विधेयक हैं जो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही सदन में पेश किए जा सकते हैं। यानी अगर कोई ऐसा विधेयक पेश किया जा रहा है जो राज्य पुनर्गठन से संबंधित है, यदि कोई ऐसा विधेयक प्रस्तुत किया जा रहा है जो धन विधेयक है, यदि कोई ऐसा विधेयक प्रस्तुत किया जाना है जिससे राज्यों का हित प्रभावित हो रहा हो, और यदि कोई ऐसा विधेयक प्रस्तुत किया जाने वाला है जिससे व्यापार एवं वाणिज्य की स्वतंत्रता प्रभावित होने वाली हो, राइट? जैसी बात है अनुच्छेद 19 की धारा अनुच्छेद 19 की धारा 1G में भी है, व्यापार व्यवसाय की स्वतंत्रता दी हुई है आपको, तो फंडामेंटल राइट का भी कॉन्सेप्ट आ जाता है यहां, राइट नाउ, और राज्यों के हितों की बात भी आ जाती है यहां। तो ये 2 चीज कनेक्ट हो जाती हैं। तो इसलिए क्या कहा गया है कि ये जो विधेयक सदन में पेश करेंगे मंत्री परिषद, तो राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश से ही करेगी, अदरवाइज नहीं। तो इन सभी को राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश से ही सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। पूर्व सिफारिश की जरूरत है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4, 1 2 3 4 सी आंसर होगा। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न है, और जरा इस प्रश्न पर विचार कीजिए और अपना उत्तर देने की कोशिश कीजिए। फटाफट आंसर दीजिए बेटा, क्या होगा इसका उत्तर? राष्ट्रपति को प्राप्त वीटो शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। कौन कौन से युग्म हैं जिन पर विचार करना है? फटाफट आंसर दीजिए। वीटो शक्ति दी हुई है और विषय दिया हुआ है। अनुच्छेद 111 के तहत ये वीटो शक्ति प्राप्त है, तो जरा बताइए वो कौन कौन सी वीटो हैं? तो 3 प्रकार की वीटो शक्ति प्राप्त हैं। एक है आत्यांतिक वीटो, एब्सोल्यूट वीटो जिसको कहा जाता है, जैबी वीटो, पॉकेट वीटो हो गया, निलंबनकारी वीटो। विशेषित वीटो भारत में नहीं है। विशेषित वीटो कहां पर है? आपके अमेरिका में है। तो जरा बताइए इन 3 प्रकार के वीटो का प्रावधान किया गया है और उसके सामने विषय वस्तु दी गई है। आप उत्तर का चुनाव कीजिए कि सही सुमेलित कौन सा है इनमें से। फटाफट आंसर दीजिए, सही सुमेलित कौन सा है? यस, सही सुमेलित। आज थोड़े से कठिन प्रश्न लग रहे हैं, लेकिन क्या करें भैया, यूपीएससी देना है ना, यूपीपीसीएस भी देना है ना, बीपीएससी देना है ना, आरपीएससी देना है ना। इस तरह के प्रश्न आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। अब इसका कोई उपाय नहीं है, राइट नाउ। इस तरह के प्रश्नों को हल करने की क्षमता विकसित कर लीजिए। वो वनडे टेस्ट वाला मामला नहीं चलेगा, राइट नाउ, कि किस अनुच्छेद में क्या दिया हुआ है। वन लाइनर क्वेश्चन नहीं है अब, वो वन लाइनर क्वेश्चन वाला जमाना गया, खत्म, राइट। तभी तो मेरिट जा रही है,
कितने पर जा रही है आपको पता है? 44 पर। यानी 100 प्रश्नों में से कट पिट करके अगर 44 प्रश्न भी सही हैं तो प्री क्वालिफाई हो रहा है 44 क्वेश्चन पर, यानी 44% पर सिलेक्शन हो रहा है प्री में जर्नल का समझ में, कट पिट करके 44% पर, आप समझिए। आत्यांतिक वीटो यानी उच्च बहुमत के साथ विधायिका के जरिए अधिभावित करना। अधिभावित का मतलब है कि उस रोक को खत्म कर देना। वीटो का मतलब है रोक लगा देना, और जो रोक को खत्म कर दिया जाए तो उसको बोलते हैं अधिरोहण, यानी ओवर रिडन। ओवर रिडन का अर्थ होता है हिंदी में अधिभावित या अधिरोहण या अध्यारोहण, यानी चढ़ जाना उस पर, यानी रोक को खत्म कर देना। तो आत्यांतिक वीटो है तो उच्च बहुमत के साथ विधायिका के माध्यम से इसे तोड़ा जा सकता है, तो यह स्टेटमेंट गलत है। नहीं, आत्यांतिक वीटो को नहीं तोड़ा जा सकता। अगर आत्यांतिक वीटो का प्रयोग हुआ है तो वो विधेयक वहीं पर रद्द हो जाता है, अब कभी अधिनियम नहीं बनेगा। विशेषित वीटो, विधेयक पर राय सुरक्षित रखना, तो यह भी गलत है। यह बात इस पर लागू होती है, किस पर? विशेषित वीटो के आगे अगर यह लिख दिया जाता, ये वाला यहां लिख दिया जाता, तो फिर यह सही हो जाता। विशेषित वीटो का मतलब क्या है कि एक बार विधायिका ने जिस बहुमत से पारित किया है तो और राष्ट्रपति ने उसे पुनर्विचार के लिए लौटा दिया, तो पुनर्विचार के लिए लौटा है तो अब उससे बड़े बहुमत से पारित करना पड़ेगा। अब साधारण बहुमत से पारित हुआ है तो विशेष बहुमत से पारित कीजिए, तो उसको बोलते हैं उच्च बहुमत, राइट। तो ये इसके साथ मैच कर रहा है, ये गलत है, ठीक है। अब आ जाइए पॉकेट वीटो, विधायिका द्वारा पारित विधेयक पर कोई निर्णय नहीं लेना, कोई निर्णय नहीं लेना, यह सही है पॉकेट वीटो। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, डी, यानी केवल डी सुमेलित है, बाकी सुमेलित नहीं है। इस तरह से भी प्रश्न किए जाते हैं। कोमल चौहान, हेलो सर, ओके बेटा, नमस्ते, जय श्री राम, जय श्री राम। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। चलिए प्रश्न का उत्तर दीजिए। देखिए 17 का डी आ गया, शिक्षा मिश्रा का भी डी आया हुआ है, वेरी गुड बेटा। तो डी आंसर। इस तरह से भी आपसे प्रश्न किया जाता है, ध्यान रखिएगा। तो इनकी विषय वस्तु में जब पढ़ाया था मैंने आपको ऑफलाइन में भी और ऑनलाइन में भी, राइट नाउ, तो मैंने वहां आपको विस्तार से समझाया था कि बेटा इस तरह से प्रश्न किया जाता है कि एक तरफ क्या दे दिया जाएगा, आपको वीटो शक्ति दे दी जाएगी और दूसरी तरफ उसकी विषय वस्तु दे दी जाएगी। या तो आप उसे मिलाइए, राइट नाउ 1 2 3 करके, या फिर वो ये पूछ लेता है कि कौन सा युग्म सही सुमेलित है या कौन सा युग्म गलत सुमेलित है। अब इसके उल्टे भी पूछ सकता है कि जैसे 3 है तो 3 में से 2 को सही सुमेलित कर देगा, 1 को गलत कर देगा, तो आपसे पूछेगा कि गलत कौन सा है। तो इस तरह से भी प्रश्न बनता है इस पर, ठीक है ना। चलिए आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न है और क्वेश्चन नंबर 18 है, इसको ध्यान से पढ़िए और अपना उत्तर देने की कोशिश कीजिए। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है? यानी जब तक राष्ट्रपति की इच्छा होगी तब तक अपना पद धारण करेंगे। यह बात किसके मामले में लागू होती है? भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के मामले में, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के मामले में, लोकसभा अध्यक्ष के मामले में, भारत के महान्यायवादी के मामले में। कौशिक कुमार, सर यूपी पीसीएस के अकॉर्डिंग यूपीएससी बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन करता है। नहीं बेटा, यूपी पीसीएस भी कम हार्ड नहीं है, यूपी पीसीएस सेकंड आईएएस है बेटा। उन्हीं का तो खेल है, उन्हीं प्रश्नों का तो खेल है, कॉन्सेप्ट बेस्ड प्रश्नों का। तो ये ध्यान रखिएगा, इस तरह के प्रश्नों को आदत डाल लीजिए करने की, तो वो वाले प्रश्न तो आप यूं चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे। संगम चौहान, वेरी गुड बेटा, डी। रामदुलाई, डी। कौशिक कुमार, डी, वेरी गुड। महान्यायवादी प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, यानी इच्छा तक। लोकसभा अध्यक्ष नहीं, क्यों? क्योंकि भाई इनको हटाने के लिए राष्ट्रपति थोड़ी नहीं हटाते इन्हें कौन हटाएगी? लोकसभा हटाएगी तत्कालीन कुल सदस्यों के बहुमत द्वारा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को कैसे हटाया जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की तरह। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक को कैसे हटाया जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की तरह। संसद के दोनों सदनों द्वारा क्या किया जाता है? आपका संकल्प पारित कराया जाता है, राइट नाउ, तभी इनकी पदच्युति होगी, अदरवाइज नहीं। तो ये 3 मामले में नहीं, महान्यायवादी के मामले में ये राष्ट्रपति की इच्छा, ये यानी ये प्रसाद पर्यंत पद है।
ये तीनों प्रसाद पर्यंत नहीं है, इच्छा पर निर्भर नहीं करते हैं ये, राइट नाउ। अगर ये इच्छा पर निर्भर हो गए तो फिर इनकी स्वायत्ता की बात कैसे की जाएगी, राइट नाउ। इनकी स्वायत्ता होनी चाहिए, तभी तो ये अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर पाएंगे। और अगर प्रसाद पर्यंत हो गया तो फिर तो दबाव में आ जाएंगे ये मंत्री परिषद के। चलिए, आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न है और जरा इस प्रश्न पर विचार कीजिए और अपना उत्तर देने की कोशिश कीजिए। प्रश्न क्या है, ध्यान से समझिएगा। भारत का राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को प्रथम सत्र के प्रारंभ में कब संबोधित करता है? भारत का राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को प्रथम सत्र के प्रारंभ में कब संबोधित करता है? प्रतिवर्ष, लोकसभा के लिए प्रत्येक आम चुनाव के बाद, ए और बी दोनों, और न तो ए सही है और ना ही बी सही है। जरा बताइए क्या उत्तर होगा। इस तरह से भी क्वेश्चन आपके डिजाइन होता है। फटाफट आंसर दीजिए बेटा, क्या होगा इसका उत्तर। रितु कुशवाहा, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, बहुत शानदार। शिखा मिश्रा, वेरी गुड। कौशिंद्र कुमार, वेरी गुड, वेरी गुड। अभी अगर वो छोटका छोटका सा प्रश्न होते हैं ना यहां इस स्क्रीन पर, तो आपके लाइवों की संख्या कम से कम 200, 300, 400 पर पहुंच जाती। समझ में आ रहा है ना। और ऐसा होगा भी, राइट नाउ, जब उस तरह के एग्जाम के लिए, चूंकि पॉलिटी मेन डोमेन है तो उस पर तो हम लोग बहुत जबरदस्त काम करेंगे, राइट। तो वो तो सभी को सुविधा उपलब्ध कराएंगे इस मामले में। तो वहां पर फिर होता है जब तो स्तर की बात होती है। आप आईएएस बनने जा रहे हैं क्या, यू आर द क्रीम ऑफ द सोसाइटी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनेंगे आप, अपने कैरियर में प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनेंगे स्टेट में जाकर के, पूरा प्रशासन आपकी मुट्ठी में। आप कैबिनेट सचिव बनेंगे, क्या बनेंगे, कैबिनेट सचिव। अभी आप उम्मीद नहीं, अभी आप समझ नहीं सकते कि कैबिनेट सचिव की औकात क्या है, राइट नाउ। आप समझिए कि प्रधानमंत्री के बगल में आपकी चेयर पड़ी हुई है और सभी कैबिनेट मंत्री बैठे हुए हैं, राइट नाउ। वो लेवल है आपका, राजाओं के राजा हैं आप। जब कैबिनेट सेक्रेटरी हैं तो आप भारतीय सिविल सेवा के हेड हैं। एपेक्स पोस्ट है ये सिविल सेवा में, भारत की सिविल सेवा में इससे बड़ी पोस्ट कोई है ही नहीं, कैबिनेट सेक्रेटरी। एक आईएएस के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में क्वेश्चन किया जाता है, एज अ ऑप्शनल ऑनलाइन लॉन्च करने वाले हैं, बहुत जल्दी आपको मिलने वाला है। क्वेश्चन आता है पेपर सेकंड में कि एक आईएएस के कार्यकाल में डीएम का पद उसका स्वर्णकाल होता है, तो कैबिनेट सचिव का पद उसके सपनों का पद होता है। किसका, सपनों का पद होता है। तो मामूली परीक्षा की तैयारी थोड़ी नहीं कर रहे हैं आप, मामूली स्टूडेंट थोड़ी नहीं है, गैर मामूली हैं। तो गैर मामूली लोगों के अंदाज भी तो क्या होते हैं, गैर मामूली होते हैं। और उनके प्रश्नों का स्टैंडर्ड भी क्या होता है, गैर मामूली होता है, मामूली नहीं। समझ में आया ना। तो अपनी हैसियत को समझिए और उसके अनुसार रिएक्ट कीजिए। तो ध्यान से आप समझिएगा, आंसर हो जाएगा इसका ए और बी दोनों ही सही हैं। क्या लिखा हुआ है, आ जाइए। अनुच्छेद 87 की धारा 1 पढ़िए, क्या कह रहा है। लोकसभा के साधारण निर्वाचन के बाद, ठीक है ना, यानी जब भी लोकसभा का गठन होगा तो उसका जब पहली बैठक होगी तो उस समय राष्ट्रपति संयुक्त अभिभाषण करेंगे, यानी उसको पहली बात। दूसरी बात क्या है, प्रत्येक वर्ष, भाई बजट सत्र शुरू होता है फरवरी में, तो प्रत्येक वर्ष की प्रथम बैठक, वित्तीय वर्ष, राइट नाउ बजट, तो प्रथम सेशन के समय संयुक्त अभिभाषण करते हैं ताकि पूरे वर्ष के लिए पॉलिसी एंड प्रोग्राम्स को डिस्क्लोज किया जा सके कि सरकार का पॉलिसी एंड प्रोग्राम क्या है। तो प्रतिवर्ष करते हैं। और लोकसभा के लिए प्रत्येक आम चुनाव के बाद जब उसकी पहली बैठक होती है तो उस समय संयुक्त रूप से, यानी प्रथम सत्र के प्रारंभ को संबोधित करते हैं। कौन, राष्ट्रपति, 87 की धारा 1 के तहत। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। चलिए, आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न है और देखिए, मैंने आपको बताया था कि इस तरह से भी प्रश्न आता है, यानी मिलाने के लिए। जरा बताइए क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर, फटाफट आंसर दीजिए।
सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चुनाव कीजिए। क्या होगा सही उत्तर? फटाफट आंसर दीजिए। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत चलाया जाता है? राष्ट्रपति को क्षमादान की जो शक्ति है वो किस अनुच्छेद के तहत है? यानी जब सर्वोच्च न्यायालय तक आपको सजा मिल गई तो अब जाते हैं आप राष्ट्रपति के पास क्षमा याचना लेकर के कि भाई मर्सी पिटीशन फाइल करते हैं, तो वो किस अनुच्छेद के तहत होती है? भारत के महान्यायवादी का उल्लेख किसमें है? और संसद के सत्र को बुलाना, सत्रावसान करना और लोकसभा को भंग करना, यह किस अनुच्छेद में लिखा गया है? फटाफट आंसर दीजिए बेटा। वेरी गुड, बहुत शानदार, उम्दा प्रदर्शन है, एक्सीलेंट। ये सब मिले हुए हैं। 85 की धारा 1 में लिखा हुआ है राष्ट्रपति समय समय पर लोकसभा और राज्यसभा का सत्र बुलाएंगे, लेकिन एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के बीच 6 महीने का समय नहीं होना चाहिए। दूसरी बात 2 का कहती है कि राष्ट्रपति सदन का सत्रावसान करेंगे और 2 खा कहती है 85 की कि राष्ट्रपति लोकसभा का विघटन करेंगे। तो यह बात किसमें हो गई? 85 में। 76 में क्या है? महान्यायवादी का प्रावधान है कि जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने की अर्हता रखता हो ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रपति महान्यायवादी के पद पर नियुक्त करेंगे और जो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। ठीक है ना? इनके कर्तव्य क्या हैं? एक तरह से सरकारी वकील का काम करते हैं सरकार के लिए। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है 61 के तहत। किसके तहत? और राष्ट्रपति को जो क्षमादान की शक्ति दी गई है वो अनुच्छेद 72 के तहत दी गई है। इस पर बहुत सारे प्रश्न डिजाइन होंगे, अच्छे से तैयार करके आइएगा। तो आंसर हो जाएगा आपका ए। चलिए आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न है और जरा इस प्रश्न पर विचार कीजिए और अपना उत्तर देने की कोशिश कीजिए। फटाफट आंसर दीजिए, क्या होगा? यस, प्रश्न नंबर 21 है और इसका उत्तर दीजिए, क्या होगा? भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस एक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया? यानी एक संशोधन था जब यह कहा गया था, अनुच्छेद 74 की धारा 1 में जोड़ दिया गया था कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के परामर्श के अनुसार कार्य करेगा। फिर एक संविधान संशोधन किया गया, उसे यह कहा गया किंतु एक बार पुनर्विचार की अपेक्षा कर सकते हैं, लेकिन पुनर्विचार के बाद दिए गए परामर्श के अनुसार कार्य करेगा। तो अब यह कह रहा है कि एक बार पुनर्विचार कराने का अधिकार किस संविधान संशोधन के माध्यम से दिया गया था राष्ट्रपति को? आर्टिकल 74 में संशोधन करके। तो 29वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से 39 में, 42वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से, 40वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से, 44वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से। फटाफट आंसर दीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड। कौशिन्द्र कुमार, डिक्टेटर ऑफ यूपीएससी, पूजा जोशी, बेटा अपना वो भी बता दिया करें, क्वेश्चन नंबर भी लिख दिया करें कि किस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं आप। यस, तो ध्यान से आप समझिएगा 21 में क्या दिया हुआ है आपका, तो आंसर हो जाएगा डी। मैं आपको बता दूं 42वें संशोधन 1976 से क्या किया गया था? परामर्श मानने के लिए बाध्य, मानने के लिए बाध्य। और 44वें संशोधन 1978 से पुनर्विचार की, यह पुनर्विचार कराने का क्या दिया गया था? अधिकार दिया गया था। ठीक है ना, कि एक बार आप पुनर्विचार करा सकते हैं। तो 21 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। बहुत शानदार, उम्दा खेल रहे हैं। चलिए आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न है और जरा इस प्रश्न पर विचार कीजिए और अपना उत्तर देने की कोशिश कीजिए। फटाफट आंसर दीजिए, क्या होगा? राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं? जरा बताइए, कब भंग करेंगे? अभी मैंने बताया ना 85 की धारा 2 ख के तहत राष्ट्रपति लोकसभा को विघटित करते हैं।
लेकिन कब करेंगे? भारत के मुख्य न्यायाधीश की अनुशंसा पर, लोकसभा की अनुशंसा पर, केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर, राज्यसभा की अनुशंसा पर। जरा बताइए। 22 क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, फटाफट आंसर दीजिए बेटा, इसका क्या होगा? यस, संगम चौहान। अरे अभी आप 21 का दे रहे हैं, 22 का उत्तर दीजिए। आपकी स्क्रीन पर 22 क्वेश्चन आ चुका है, फटाफट आंसर दीजिए बेटा। 22C, वेरी गुड। कौशिंद्र कुमार, सी, उम्दा प्रदर्शन है, बहुत ही उम्दा प्रदर्शन। चलिए अजय, 22 का सी, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत शानदार। 22 का सी, वेरी गुड। राम दुलारे, सी, वेरी गुड, एक्सीलेंट, बहुत शानदार। चलिए मैं आपको बता दूं कि अनुच्छेद 85 की धारा 2 ख के तहत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग करने का अधिकार रखते हैं, लेकिन अनुच्छेद 74 की धारा 1 के अनुसार राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के परामर्श से ही, मंत्रिपरिषद के परामर्श से ही इन शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं, इन शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। और ध्यान दीजिएगा, मंत्रिपरिषद में ये हो गए आपके उपमंत्री, ये हो गया आपका राज्य मंत्री, और ये हो गया आपका कैबिनेट मंत्री। इसको मिलाकर के हम कैबिनेट कहते हैं, और इस पूरे का कौन होता है? यानी प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। तो जो कैबिनेट स्तर का समूह होता है, मंत्रिपरिषद की ओर से डिसीजन मेकिंग बॉडी यही है, राइट। तो जहां मंत्रिपरिषद लिखा हुआ है, तो मंत्रिपरिषद के निर्णय कौन लेता है? मंत्रिमंडल लेता है। यह आपकी व्यवस्था दी हुई है। तो आ जाइए, भारत के मुख्य न्यायाधीश की अनुशंसा पर, तो यह स्टेटमेंट गलत हो गया। लोकसभा की अनुशंसा पर, यह भी स्टेटमेंट गलत हो गया। केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर आंसर हो जाएगा आपका सी। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 74 की धारा 1 के अनुसार वो किसके परामर्श पर काम करेंगे? मंत्रिपरिषद के परामर्श से। और मंत्रिपरिषद के जो फैसले लेती है वो कौन लेती है? मंत्रिपरिषद का जो आंतरिक निकाय होता है मंत्रिमंडल, वो फैसले लेता है। पॉइंट की क्लैरिटी है? चलिए, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 23 है, और इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, फटाफट आंसर दीजिए। क्या उत्तर होगा इसका? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकता है? यानी संसद द्वारा विधेयक पारित कर दिया और अब वो राष्ट्रपति के पास गया, तो प्रश्न ये उठता है कि राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह उस पर अपनी अनुमति रोक सकता है, वह उस पर अपनी अनुमति दे सकता है, और यदि वह धन विधेयक नहीं है तो यथाशीघ्र पुनर्विचार के लिए लौटा देगा। तो यह प्रोविजन किस में है, किस आर्टिकल में है? ये प्रीति सिंह, राधे राधे सर, आज की क्लास नहीं ले पाई, कोई बात नहीं बेटा, रिकॉर्डेड आपको मिली जाएगी। आपके YouTube चैनल पर आप जाएंगे तो ये रिकॉर्ड हो जाती है, वहां बाद में देख लीजिएगा। अभी मैं देखता हूं कि आप लोगों की संख्या मुश्किल से 15-20 के आसपास रहती है कमेंटों के आधार पर। मुझे ये तो पता नहीं चलता कितने लाइव आते हैं, कमेंट के माध्यम से मुझे पता चलता है कि ऑन एवरेज इतने लोग रहते होंगे। लेकिन मैं देखता हूं कि 24 घंटे होते होते वीडियो कितने पर पहुंच जाता है? 200 पर पहुंच जाता है, कोई वीडियो 1000 पर पहुंच रहा है, कोई वीडियो 3000 पर पहुंच रहा है, 1500 पर पहुंच रहा है। तो इसका मतलब अपनी सुविधा के अनुसार बाद में देखते हैं, राइट। अब लाभ यह है कि जो बाद में देखने वाले हैं वो देख लेते हैं, लेकिन जो सीधे ऑनलाइन आते हैं उनको लाभ यह है कि इसका लाभ अतिरिक्त है कि अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो वो पूछ सकते हैं आप लाइव में, और उसका मैं जवाब देता हूं आपको, और साथ साथ आप प्रश्न भी अटेम्प्ट करते हैं। आपके अंदर अनुशासन भी आता है कि भाई इस समय हमारी क्लास हो रही है तो हमें क्लास करनी है।
तो इसका एक अलग लाभ है। लेकिन रिकॉर्डेड का भी लाभ है, जैसे अगर मान लीजिए नहीं आ पा रहे हैं, राइट नाउ समय अभाव है, तो तेज स्पीड करके देख लेंगे भाई बाद में, तो अपनी सुविधा के अनुसार ऑनलाइन का ये लाभ है, ठीक है ना। चलिए, तो ये बात किस में लिखी हुई है? अनुच्छेद 111 में लिखी हुई है। किस में लिखी हुई है? अनुच्छेद 111 में। जब संसद के दोनों सदनों से समरूप पारित हो जाता है कोई विधेयक, तो अब वो राष्ट्रपति की अनुमति के लिए मंत्रिपरिषद द्वारा भेजा जाता है और वो ये अनुशंसा करती है कि इस पर साइन करो। अब यहां पर अगर वो मंत्रिपरिषद ये कहती है कि साइन मत करो, तो वो साइन नहीं करेंगे। अगर वो ये कहती है कि साइन करो, तो अब उसके पास एक और ऑप्शन है कि साइन नहीं करने का तो ऑप्शन नहीं है, क्योंकि मंत्रिपरिषद ने उससे कहा नहीं है कि साइन मत करो। अब उनके पास ऑप्शन है कि वो कोई एक्शन ही ना ले, पॉकेट वीटो। दूसरा यह है कि पुनर्विचार के लिए लौटा दें, राइट, ये उनके पास ऑप्शन है। तो अब यहां कह रहा है कि अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं, तो रोकने का अधिकार किस में है? अनुच्छेद 111 में है, तो डी आंसर होगा, राइट। बिल्कुल बेटा, लाइव होगा और हम लोग एप्लीकेशन पर भी, जो जिगीसा आईएएस के नाम से ही हम लोग, जिगीसा के नाम से ही आपका एप्लीकेशन लॉन्च होने वाला है, अंडर प्रोसेस है वो, तो उस पर आपके जो प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीके से कोर्स रहेंगे, राइट नाउ एकदम टाइम बाउंडेड, एकदम निर्धारित समय पर। लोग जानते हैं अच्छी तरह से कि अगर ऑफलाइन क्लास लेता हूं या ऑनलाइन क्लास लेता हूं तो टाइम से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। जितने बजे क्लास है उतने बजे क्लास आपको अनिवार्य तौर पर मिलेगी, कमेंट का जवाब अनिवार्य तौर पर मिलता है, और चूंकि ये आपका अपना प्लेटफॉर्म है, उम्दा तरीके से क्लास होंगी, कोई बाउंडेशन नहीं है, राइट नाउ कोर्स को आद्योपांत कराया जाएगा, छोटी सी छोटी चीज है उसको भी कवर कराया जाएगा। तो एक एग्जॉस्टिव, किस्तों में मेहनत नहीं करनी है, किस्तों में मेहनत करने से समस्या होती है। एक बार मेहनत कर जाइए ताकि आपका सब कुछ क्लियर हो जाए, ठीक है ना। फिर केवल यही काम रह जाए कि प्रश्नों का अभ्यास करना है, प्रीलिम्स के प्रश्न का अभ्यास करना है प्रीलिम्स देते समय, और प्रीलिम्स देने के बाद तुरंत मेंस के प्रश्नों का अभ्यास करें। अब कोचिंग काचिंग के चक्कर न लगाएं या टीचरों के चक्कर न लगाएं कि कोई क्रैश कोर्स करना है या ये करना है या वो करना है। यानी एग्जाम में शामिल होने से पहले अच्छे से मेहनत कर लीजिए। जब एग्जाम में शामिल हों तो कमरे में बैठ करके आराम से आप क्या करें, अपने क्वेश्चन सॉल्व करें उस समय, यानी अपने प्रदर्शन को उत्कृष्ट करने पर फोकस करें। वो यानी नॉलेज के लेवल पर अब आपको भटकना ना पड़े, वो आप पहले से ही उस चीजों को क्या कर लीजिए, कलेक्ट कर लीजिए। तो आंसर क्या हो जाएगा? 111, यानी अनुच्छेद 111। आपके स्क्रीन पर अगला प्रश्न है और जरा इस प्रश्न पर विचार कीजिए और अपना उत्तर देने की कोशिश कीजिए। राष्ट्रपति की महाभियोग प्रक्रिया के संबंध में सही कथन का चयन कीजिए। यानी राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाता है उन्हें उनके पद से हटाया जाता है अनुच्छेद 61 के तहत, तो उससे संबंधित इसमें से कौन सा कथन सही है, जरा उस पर विचार कीजिए। महाभियोग की प्रक्रिया में लोकसभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं, यानी लोकसभा के मनोनीत और निर्वाचित दोनों प्रकार के सदस्य भाग लेते हैं। क्या यह कथन सही है? महाभियोग की प्रक्रिया में राज्यसभा के मनोनीत और निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। क्या यह कथन सही है? इस प्रक्रिया में राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। और एक डी ऑप्शन है, कथन ए और बी दोनों सही हैं। फटाफट आंसर दीजिए। 24 आपकी स्क्रीन पर है और देखिए पूजा जोशी का आंसर आ चुका है, रितु कुशवाहा का आंसर आ चुका है। आप लोग भी फटाफट आंसर दीजिए बेटा। मोहम्मद कादिर का आंसर आ चुका है, कौशिंद कुमार का आंसर आ चुका है, वेरी गुड। अजय का भी आंसर आ गया, वेरी गुड, बहुत शानदार। अमन प्रताप, मुझे लग रहा है कि आप तो पहली बार जुड़े हैं, 2 घंटे से तो आपके कमेंट मुझे दिखाई नहीं दे रहे थे, तो वेलकम अमन, आपका स्वागत है इस सेशन में। चलिए, और आते ही आपने उम्दा खेले हैं बॉल पर, है ना। शिक्षा मिश्रा 24 का डी है, वेरी गुड वेरी गुड। नए स्टूडेंट्स भी लगातार जुड़ते रहते हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं, कोई नहीं, सेशन तो अपनी गति से चलेगा और चलता रहेगा, ये अब ये रुकने वाला नहीं है। तो आंसर क्या होगा? देखिए ये भी कथन बिल्कुल सही है, ये भी कथन बिल्कुल सही है, लेकिन ये कथन गलत है। यानी राज्य विधानसभाओं के सदस्यों को निर्वाचन में तो भाग लेने का अधिकार है, लेकिन पदच्युति में भाग लेने का अधिकार नहीं है। पदच्युति संसद के दोनों सदनों से होती है, लोकसभा राज्यसभा से अलग अलग उनके कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित होना चाहिए। वर्ड क्या दिया है? कुल सदस्य। जब कुल सदस्य हो गया तो उसमें निर्वाचित भी आ गए और मनोनीत भी आ गए।
जबकि चुनाव में क्या होता है, कुल निर्वाचित सदस्य, तो उसमें लिख दिया कुल निर्वाचित, तो इसका मतलब मनोनीत नहीं आएंगे। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं, लेकिन संसद के मनोनीत सदस्य उनकी पदच्युति में भाग लेते हैं, यानी महाभियोग की प्रक्रिया में उनको मतदान करने का अधिकार है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। चलिए आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न है और जरा इस प्रश्न पर विचार कीजिए और अपना उत्तर देने की कोशिश कीजिए। फटाफट आंसर दीजिए, क्या होगा। अमन प्रताप, सर आपका स्टूडेंट हूं इसीलिए दे पाया आंसर। ओके अमन, आप कहां पढ़े थे, ऑफलाइन पढ़े थे या ऑनलाइन किसी प्लेटफॉर्म पर, जरा कमेंट करके बताइए बेटा। वेरी गुड वेरी गुड। कहां आपने क्लास ली थी अमन, जरा कमेंट करके बताइए। राष्ट्रपति के चुनाव को अवैध घोषित किए जाने, राष्ट्रपति के चुनाव को अवैध घोषित किए जाने की स्थिति में उसके द्वारा किए गए कार्यों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। अमन प्रताप, ऑफलाइन, वेरी गुड बेटा वेरी गुड। कहां से पढ़े थे ऑफलाइन, किस सेंटर से, किस शहर में, क्योंकि मैंने तो बहुत जगह ऑफलाइन क्लास दी है इस बीच। जिगीसा के प्लेटफॉर्म पर तो लास्ट क्लास मैंने ली थी मुखर्जी नगर में 2015 में, 2015 नवंबर वाली लास्ट क्लास ली थी। राइट नाउ उसके बाद फिर मुझे शट डाउन करना पड़ा था, मेरी अपनी कुछ परिस्थिति थी। कोचिंग तो बहुत अच्छी चल रही थी, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। रामदुलारी सिंह, वेरी गुड वेरी गुड। कौशिंद्र कुमार, बहुत शानदार। जो पूजा जोशी, बहुत शानदार बेटा, उम्दा उम्दा प्रदर्शन है। यानी अनुच्छेद 71 की धारा 2 क्या कहती है कि जब सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राष्ट्रपति के चुनाव को रद्द घोषित कर दिया जाता है, तो जिस तारीख को रद्द घोषित किया गया है उस तारीख को और उससे पहले राष्ट्रपति के द्वारा जो भी कार्य किए गए हैं उनकी पूरी विधि मान्यता होगी, उन्हें रद्द घोषित नहीं किया जाएगा। यह किसमें लिखा हुआ है, अनुच्छेद 71 की धारा 2 में लिखा हुआ है। तो आ जाइए, राष्ट्रपति द्वारा किए गए कार्य अवैध माने जाएंगे, नहीं, गलत। राष्ट्रपति द्वारा किए गए कार्यों की समीक्षा की जाएगी, नहीं। राष्ट्रपति द्वारा किए गए कार्य वैध माने जाएंगे, क्या माने जाएंगे, वैध माने जाएंगे। 25 का सी, वेरी गुड। मनीषा वर्मा, वेरी गुड बेटा, स्वागत है आपका इस रेगुलर क्लास में। अमन प्रताप, चाणक्य जयपुर, ओके बेटा, तो मैं भी तो अभी जयपुर में ही हूं राइट नाउ। ये ऑनलाइन क्लास आपकी जयपुर से ही चल रही है राइट नाउ जयपुर ही है, आपके केडिया पंचवटी में आपका जो है ये स्टूडियो है, और वहीं से मैं डायरेक्ट लाइव ले रहा हूं अपने आवाज से ही। ठीक है, चलिए, तो आंसर क्या हो जाएगा, 25 का सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 25 का सी। चलिए आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न है और जरा इस प्रश्न पर विचार कीजिए और अपना उत्तर देने की कोशिश कीजिए। और आप सब लोग सेशन को शेयर कर दें अपने मित्रों के लिए भी। और मैं आपको बता दूं, आपके अपने इस चैनल पर पॉलिटी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस, इंटरनल सिक्योरिटी और इथिक्स, यानी मोर देन 50% सिलेबस आपको मिलने वाला है सिर्फ मेरे द्वारा। और प्रीलिम्स के लिए बहुत बड़ा सेगमेंट प्रीलिम्स के लिए। और प्लस इसके साथ साथ हम इस प्लेटफॉर्म से योग्य, अनुभवी और डेडिकेटेड लोगों को भी जोड़ेंगे बाकी के सेगमेंट के साथ। बहुत जल्दी ही आपके जिगीशा के नाम से ही आपका एप्लीकेशन लॉन्च होने वाला है। उसमें आपकी ऑफलाइन जैसी फीलिंग मिलेगी, बिल्कुल ऑफलाइन जैसी, लाइव फ्रॉम द क्लास, लाइव फ्रॉम द स्टूडियो। भारत के राष्ट्रपति ने एकमात्र मामले में अपनी पॉकेट वीटो शक्ति का प्रयोग किया, वह क्या था, बताइए जरा, फटाफट आंसर दीजिए। हिंदू कोड बिल के मामले में, पेप्सू विनियोग विधेयक के मामले में, डाक विधेयक 1986 के मामले में। सी आंसर है इसका। यानी ये टेबल पर पड़ा रहा, कोई इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। फिर जब दोबारा राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, वेंकटरमण साहब आए तो उन्होंने फिर इसे पुनर्विचार के लिए लौटाया। और 2.5 साल बाद, यानी यथाशीघ्र कितने दिन में आया, 2.5 वर्ष में यथाशीघ्र आया। लेकिन फिर
सरकार इसे सदन में पुनर्विचार करने के लिए ले ही नहीं गई और यह विधेयक अधिनियम नहीं बन पाया है, यह टेबल पर ही पड़ा रह गया। राइट, तो यह है आंसर हो गया आपका सी 26 का। वेरी गुड। चलिए आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न है। अब देखिए फैक्ट पर तो एकदम धड़ धड़ाधड़ आप एकदम छक्का लगाते हैं, ये लो चौका छक्का चौका बड़ा शानदार खेलते हैं। जो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है उस पर थोड़ा सा अटकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा सभी में। अभी तो पॉलिटी चल रही है, अभी तो मॉडर्न हिस्ट्री जब लेकर के आएंगे उसमें भी खेलेंगे खूब दमदार तरीके से आप लोगों के साथ। चलिए, निम्नलिखित में से किस एक की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा होती है जो उसका सदस्य नहीं होता है? यानी वो कौन सा सदन है जिसकी अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उसका सदस्य नहीं होता है? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद। जरा बताइए क्या होगा इसका उत्तर, फटाफट आंसर दीजिए। ये तो एकदम मलाई वाला प्रश्न है, पीछे से ही जुड़ा हुआ है। देख लीजिए, आ गया मोहम्मद कादिर, बहुत शानदार। अजय बहुत शानदार। मनीषा वर्मा वेरी गुड वेरी गुड। चलिए, बहुत शानदार खेल रहे हैं इस पर। तो ये हो गई आपकी राज्यसभा। राज्यसभा कैसे हुई? उपराष्ट्रपति